हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा के सभी विषयों की कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि एक चैप्टर या दो चैप्टर के बाद आपसे कहा जाए कि इसका कोई सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, किस तरह का कोई चार्ज पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट विद एक्सपर्ट। यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं जो अपने अपने विषय में एक्सपर्ट्स हैं, और ये आपको प्रोवाइड करेंगे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट। और इस बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ हम तो होने वाले हैं कामयाब, तो हम होंगे कामयाब के नारे के साथ हम करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। तो आज देखते हैं भाई क्या लेके आए हैं। तो आज हम लेके आए हैं द्विघातीय समीकरण का, जो है द्विघातीय समीकरण के यूपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वही लेके आए हैं। इसके हमने लघु उत्तरी कर लिए थे और अति लघु उत्तर भी हमने कर लिए थे, लेकिन आज हम आए हैं दीर्घ के बारे में, यानी कि हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की बात कर रहे हैं। ठीक है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को स्टार्ट कर रहे हैं, यानी यहाँ पर हम करने वाले हैं बड़े क्वेश्चन। जो यूपी बोर्ड बड़े क्वेश्चन पूछता है, बड़े मतलब 6 नंबर के मार्क्स वाले क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भाई 6 नंबर का क्वेश्चन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, और ये तो आपको आना चाहिए। अब भाई देखो, इसमें देखते हैं भाई किस किस तरह के 6 नंबर वाले क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भाई हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले यूपी बोर्ड 2018 का क्वेश्चन है, जो कि ये क्वेश्चन आपके पास है, जो पहला क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपके लिए। तो इसमें देखो क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण बनाने वाली भुजाएं जो है वो x+2 सेंटीमीटर तथा 4x+1 सेंटीमीटर है। यानी कि इसमें देखो मैं बना देता हूँ यहाँ पे, एक समकोण त्रिभुज तुम्हारे पास ऐसा है। अब इसने कहा है समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन सी होती है। समकोण कहाँ पर है, तो समकोण यहाँ पर है, और इसको समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन सी है, तो एक ये भुजा होगी और एक ये भुजा होगी, यही दो भुजाएं होगी। अब ये भुजाएं क्या दे रखी है इसमें दे रखा है x+2 और 4x+1, ये चीज दे रखी है। चलो भाई इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, x+2 है ये, और ये हो गया है 4x+1, ठीक है, ये वाली ये भुजा हो गई। तो यहाँ हमने देख लिया भाई, क्या देख लिया कि भाई इसने कहा था समकोण बनाने वाली भुजाएं जो दो हैं वो क्या है, x+2 ये वाली हो गई और 4x+1 की नीचे वाली होगी। ये दोनों मिलके एक समकोण को बना रहे हैं। चलो भाई ये बात तो हो गई। अब इसने कहा है यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर, ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर, मैं इसका नाम लिख देता हूँ पहले, ABC। इसमें हल में जैसे हम आते हैं तो यहां पर हम देखते हैं भाई त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या दे रखा है हमें, 84 सेंटीमीटर का वर्ग दे रखा है। चलो भाई ठीक है। अब बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने पढ़ा था भाई, हाफ मतलब आधा, ये चीज रहता है हाफ गुने में इसका आधार जो कि BC है, और गुने में ऊंचाई जो कि AB है, यही होता है हमारा, ठीक है। और ये बराबर है 84, भाई ये तो 84 के बराबर है, ठीक है भाई। अब मैं हाफ कहूँ तो हाफ ही रहने दो। BC कितना है, तो BC हमें दे रखा है 4x+1 दे रखा है, और AB कितना दे रखा है, तो ये x+2 दे रखा है, ठीक है, बराबर में है 84, ठीक है। इस 2 से ये 4 कटा, और इस 2 से यहाँ पे ये 2 नीचे आके भाग में आएगा, भाई ये जो 2 गुना में है वो नीचे भाग में आएगा, और नीचे जब जाएगा तो इससे कट जाएगा, यानी यहीं से मैं काट देता हूँ ना, ये आ गया 42, ओके। चलो भाई ठीक है, इसको अंदर हम गुना करते हैं। गुना करेंगे तो क्या होगा, x को जब x से गुना करेंगे तो x का वर्ग आएगा, x को 2 से क्या 2x, यहाँ से 1x मतलब 3x हो जाएगा, और प्लस में 2 बराबर में 42 आ गया, ठीक है। चलो भाई अब इस 42 को उठा के इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये x² प्लस में 3x, और ये 42 को उठा के इधर लेके आ गए तो ये -40 हो गया। चलो भाई ठीक है, इसी हो गई। अब इसको करते हैं भाई, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं इसमें 8 पंचे 40 कट जाएगा बिल्कुल, ठीक है भाई। चलो हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर हमें दे रखा है भाई x का वर्ग प्लस में 3x माइनस में 40 बराबर में 0 है। यहाँ पे हमने किया x का वर्ग प्लस में 8x माइनस में 5x प्लस माइनस में 40 बराबर में 0। यहाँ से हमने x कॉमन लिया, देखो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 8 पंचे 40 आ रहा है, माइनस का -40 आ रहा है, 8 में से 5 गया 3 भी आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं भाई, इसमें x हमने कॉमन ले लिया तो कॉमन लेती है x प्लस में 8 आएगा, इसमें हमने -5 कॉमन ले लिया तो फिर से x प्लस 8 आएगा, अब बराबर में 0 आ रहा है। चलो भाई ठीक है, x+8 देखो यहाँ पर वही चीज़, x+8 हो गया है बराबर, सेम आ गया, मतलब हम सही जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से x+8 को हमने ले लिया कॉमन, बच गया x माइनस में 5, ठीक है, और बराबर में 0। यहाँ से हम कह सकते हैं भाई x प्लस में 8 बराबर में 0 आ रहा है, और x माइनस 5 बराबर में 0 आ रहा है, ये चीज़ें हो गई हैं,
ठीक है, यहां से x का मान निकालेंगे तो क्या आ रहा है, तो x का मान आ रहा है -8 और x का मान आ रहा है 5। ये चीज आ गई हमारे पास। ठीक है भाई, बिल्कुल डन। अब यहाँ पर देखो क्या चीज था हमारे पास, पहले निकालना है ए बी। इसने क्वेश्चन में क्या कहा था, तीनों भुजाएं निकालनी है, तीनों भुजाएं ज्ञात करनी है। तो पहले हम देखते हैं भाई ए बी कितना होगा। तो ए बी के अकॉर्डिंग देखा जाए, यहाँ पे ए बी हमें दे रखा है x प्लस में 2, ये दे रखा है। ठीक है, x कितना है, 5 है और 8 है। अगर 8 लेते हैं जब x है -8 तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा -8 + 2 यानी -6 आ रहा है, जो कि 0 से छोटा है। भाई -6 मतलब 0 से छोटा हो गया। चलो भाई ठीक है, 0 से छोटा हो गया। 0 से छोटा होती ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। कोई भी भुजा नेगेटिव नहीं होती, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो भी हम नेक्स्ट वाला हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे जब x का मान होता है 5 तब कंडीशन ए बी कितनी होगी, तब ए बी का मान हो जाएगा हमारा, ए बी का मान हो जाएगा x + 2 में ही चल रहा है तो यहाँ आ जाएगा 5 + 2 यानी कि हमारे पास आ गया 7। यानी हम कौन सी वैल्यू लेके चलेंगे, x का मान जो +5 आया उसको लेके चलेंगे। चलो भाई ठीक है, ए बी इतना आ गया। दूसरा क्या था हमारे पास, नीचे बी सी है तो बी सी को भी लिख लेते हैं भाई। बी सी ये दे रखा है 4x + में 1। अब इसमें भी 4 लिखा और x का मान है 5 और प्लस में 1 यानी 6 6 × 24 आ गया, 24 आ गया। यानी बी सी का मान आ गया है 24। ठीक है भाई, ये सब चल रहा है सेंटीमीटर में तो हम सेंटीमीटर में ही ले लेते हैं। ये बी सी इतना आ गया और ए बी 7 आ गया। ओके, अब निकालना है हमें इसमें क्या, हमें इसमें निकालना है इसका कर्ण, मतलब ए सी निकालना है। अब देखो क्या चीज़ है, ये है समकोण त्रिभुज, कर्ण निकालना है। तो समकोण का मतलब पाइथागोरस लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो हम लगा रहे हैं पाइथागोरस, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए बी, ए सी का वर्ग, ए सी का वर्ग जो है वो ए बी का वर्ग प्लस में बी सी के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज़ होगा, ए सी का वर्ग जो होगा वो ए बी का वर्ग प्लस बी सी के वर्ग के बराबर होगा। चलो भाई ये भी बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं भाई ए सी का वर्ग किसके बराबर होगा, तो ए बी कितना है, तो 7, 7 का वर्ग है। बी सी कितना है, 24, 24 का वर्ग है। ठीक है, 7 का वर्ग होता है 49, 24 का होता है 576। यही होता है, ये वर्ग भी याद होने चाहिए, इसका तो कंफर्म याद होना चाहिए 7 और 24 का, कि भाई 7 और 24 और 25 बन जाएगा। कैसे बन जाएगा देख लो, 576 में जैसे हमने 49 को जोड़ा ये आया 625 और ये ए सी का वर्ग है। अब वर्ग हटाओगे तो इधर रूट लग जाएगा और 625 किसका वर्ग होता है, ये तो याद ही होगा। ठीक है, 625 25 का वर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई 25 का होता है। तो यानी हम यहाँ से कह सकते हैं ए सी का मान आ गया 25। तो भाई ए सी का मान यहाँ 25 आ गया, ए बी का मान यहाँ पर 7 आ गया है, तो इसको मैं यही ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ। ए बी, बी सी, ए सी तीनों भुजाएं आ चुकी है और यही तीनों भुजाएं हमें निकालनी थी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका आया हुआ था 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और ये लेंथी क्वेश्चन 6 मार्क्स का क्वेश्चन था और वेरी इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी ले लीजिए या नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ दे रखा है एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है, मतलब कोई उद्योग है, कोई फैक्ट्री जो बर्तन का निर्माण कर रहा है। चलो भाई अच्छी बात है। एक विशेष दिन की बात करें, कोई एक विशेष दिन है, यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण, प्रत्येक नग का निर्माण तो एक नग जो बनाया जा रहा है उसका निर्माण लागत जो है कुछ रुपए में होगा। ठीक है, उस दिन में निर्माण किए गए बर्तन के संख्या के दुगने से 3 अधिक है। ठीक है, उस दिन में जितनी संख्याएं बर्तन बनाए गए थे, नग बनाए गए थे, उसके दुगने से 3 ज़्यादा है। ठीक है, मान लो कि 50 बर्तन बनाए गए थे तो 50 दूनी 100 और 100 और 3 103, 103 रुपये का एक बर्तन है। ठीक है, इस अनुसार से इसको बनाया गया। ठीक है, चलो इसमें देख लेते हैं भाई किस हिसाब से लिखा है, तो हम लिख लेते हैं, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टेप वाइज करना पड़ेगा तभी 6 नंबर पूरे मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। फिर वो वही 6 में से 4 दे देगा, 3 दे देगा, 5 दे देगा। भाई कम हमारे नंबर नहीं कटने चाहिए, हमें बिल्कुल स्टेप वाइज सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर चाहिए। ठीक है, चलो भाई, तो इसमें सबसे पहले करेंगे माना, नग की लागत कितना है, तो x रुपीज़ हो गया, ये मान लो x रुपीज़ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, वही एक दिन की बात कर रहे हैं, एक दिन निर्माण किए
गए बर्तनों की संख्या। ठीक है, अब इसको मैंने मान लिया y, भाई इसको y मान लिया, भाई एक दिन में हमने y किया हुआ है। ठीक है, और ये क्या है, निर्माण लागत टोटल x है। ओके, अब इसने क्वेश्चन में क्या रखा था, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से के दुगने से 3 अधिक। बर्तनों की संख्या कितनी, y है, तो y के दुगने से 3 अधिक क्या है, उस एक नग के निर्माण की लागत है, यानी x है। ठीक है, ये एक लिख लो यहाँ पे, एक नग है, एक नग की बात करें तो एक नग की लागत जो है वो x रुपये है। तो वो जो लागत है वो उस दिन अगर y संख्या में y संख्या के बर्तन बनाए गए हैं तो y के दुगने से 3 ज़्यादा है, जो इसने क्या रखा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इक्वेशन सी बन गई। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये है, यानी उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये है। अगर मान लो कि आपके पास कोई भी सामान है वो 20 रुपये का है और कुल आपके पास वो 50 है या फिर 10 मान लो। ठीक है, आपके पास 10 कोई सामान है और एक सामान 50 का आता है, तो टोटल कितना होगा। तो टोटल करने के लिए क्या करते हैं हम, तो भाई जितने सामान है जितनी एक की कॉस्ट है दोनों को गुना किया, टोटल आ जाता है, यही होता है। तो यहाँ पर हमें पता है एक नग की कॉस्ट है भाई, लागत जो है कितनी है, तो वो है x रुपये। तो भाई इतने जो बनाए गए तो उसकी लागत कितनी होगी, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कुल लागत, कुल लागत जो है, कुल लागत जो होगी वो होगी भाई x गुने में y होगा, x और y गुने में होगा। भाई यही चीज़ है, x रुपीज़ के हिसाब से y सामान बनाए गए हैं। ठीक है ना, x रुपीज़ के हिसाब से y सामान बनाए गए हैं, तो ये चीज़ हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम देख सकते हैं भाई y आ गया x रुपीज़ के हिसाब से 5 रुपये के हिसाब से। यहाँ से y का मान कितना निकलेगा, तो y का मान यहाँ से निकलेगा हमारे पास x - 3/2 निकलेगा, ये चीज़ निकलेगा। ठीक है, इस y को उठा के यहाँ भेज देते हैं भाई, इस x को उठा के y को उठा के यहाँ भेज देते हैं। ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा इसलिए किया हमने क्योंकि हमें जो चाहिए वो कुल लागत रुपीज़ में चाहिए। ठीक है, रुपीज़ किस में है, तो रुपीज़ तो x में आ रखा है, तो ये सारी टर्म्स हमारी जो भी है हमारे पास वो x में आ जाए तो सारा रुपीज़ में ही चलेगा हमारा। ठीक है, तो y का मान यहाँ पर हमने निकाला इतना, उसको हमने यहाँ पर गुना कर दिया, तो गुना हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, x गुने में होगा x - 3/2 आएगा। ठीक है भाई, कुल लागत जो होगी वो x और x - 3/2 आ गई है, ये हमारी कुल लागत आ गई है। और ये कितना दे रखा है, तो ये 90 रुपीज़ दे रखा है, यानी ये हमें दे रखा है 90 रुपीज़, ये 90 रुपीज़ दे रखा है। ठीक है, अब ये 2 उठ के इधर 90 की तरफ जाएगा। अब 2 उठ के 90 की तरफ जाता है तो क्या होगा यहाँ पे, तो x है और x - 3 और ये इधर 90 था और नीचे जो 2 था वो इधर आके गुना हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसको जैसे ही हम अंदर गुना करेंगे तो गुना करते हो जाएगा हमारे पास ये x² प्लस में 3x बराबर में 180 आ गया। ठीक है, 180 आ गया, इसको उठा के इधर ले आते हैं, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस में 3x माइनस में 180 आ गया, बराबर में 0 आ गया। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसमें करेंगे हम इसका फैक्टर। भाई फैक्टर किस तरीके से होगा, इसका गुणनखंड करना है। अब गुणनखंड की बात करें तो ये किस तरह से, देखो क्या चीज़ कभी कभी कन्फ्यूजन होती है कि भाई कैसे तोड़ें, क्या करें। ठीक है, तो इसके कन्फ्यूजन का इलाज भी बता रखा है मैंने कि भाई इस तरह से हम कर सकते हैं। इसको करा 180, इस तरह का जो एलसीएम जब हम लेते हैं फैक्टर गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये कहाँ लिख दिया, पहले हम 2 से करेंगे तो 90 आ जाएगा, इस 2 से करेंगे तो 45 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 से तो होगा ही नहीं है, 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 5 आ जाएगा और 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये चीज़ था। ठीक है, इस तरह से गुणनखंड करते थे पहले, फिर हम इसमें देखते थे भाई 3 किस तरीके से आएगा। ठीक है, देखो एक चीज़ याद रखना, माइनस में है, अगर यहाँ पर माइनस में आ रखा है तो ये जो संख्या जो 2 टूटेगी, एक प्लस में और एक माइनस में टूटेगी। ठीक है, एक प्लस में और एक माइनस में टूटेगी, तभी माइनस में आएगा। चलो भाई यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 तिया 12 और 5 तिया 15, ये 12 आ रहा है और ये 15 आ रहा है, तो हम देख पा रहे हैं 12 में से 15 गया, 15 में से 12 गया तो 3 बचा, 3 बच रहा है, और 15 को 12 से गुना करेंगे तो 180 आएगा। डन। चलो भाई इस तरीके से आप निकाल सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा भाई x का वर्ग हो गया, प्लस में 15x हो गया, माइनस में 12x हो गया, माइनस में 180 हो गया और बराबर में 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है तो x भाई कॉमन आ रहा है, x प्लस में 15 आ गया, माइनस 12 कॉमन आ रहा है तो ये भी x प्लस में 15 आ गया।
ठीक है, अब बराबर में 0 आ रहा है। x प्लस में 15 और x प्लस 15 इसको हम ले लेंगे कॉमन। अब कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा भाई, ये बच गया हमारे पास x माइनस में 12 बराबर में 0 आ गया। डन। चलो भाई यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x का मान निकल सकता है x प्लस में 15 बराबर में 0, x माइनस 12 बराबर में 0, और यहाँ से हम देख सकते हैं x का मान आ रहा है माइनस 15 और यहाँ से x का मान आ रहा है 12। ठीक है, x का मान माइनस 15 आ रहा है, x का मान 12 आ रहा है, तो x का मान माइनस में रुपीज़ तो होंगे नहीं, माइनस में रुपीज़ नहीं हो सकते। तब यहाँ पे हम क्या कहेंगे भाई, इसमें लिख देंगे ये लेस देन 0 है, इसलिए इसको नहीं लेंगे, तो x का मान 12, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई भी सामान है, जो सामान इसमें निकाला गया है, यदि ठीक है, तो निर्माण बर्तनों की संख्या ज्ञात करनी है, निर्माण के वो बर्तनों की संख्या ज्ञात करनी है और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है। और जब प्रत्येक नग की लागत थी वो x थी और x का मान 12 आया है। ठीक है, तो x का मान 12 आया है, तो हम इसमें लिख सकते हैं हमारा x का मान तो 12 आ गया। ठीक है, ये तो था प्रत्येक नग के निर्माण की लागत। y के मान की बात करें तो y कितना था, तो y का मान था हमारे पास x माइनस 3/2 था, यही था, तो ये था हमारा x माइनस में 3/2। इसको करेंगे तो कितना आएगा, तो 12 माइनस में 3/2, और यहाँ से हम देख पा रहे हैं तो ये कितना हो रहा है 9/2, यानी कि 4.5 आ रहा है। ठीक है, y का मान आ रहा है 4.5। ठीक है, y हमारा 4.5 आ रहा है, x जो हो रहा है वो 12 आ रहा है, यानी निर्माण की गई लागत 12 रुपीज़ है, और सामान कितने बनाए गए हैं, तो 4.5 सामान बनाए गए हैं, मतलब 4 कंप्लीट और 1 आधा है। ठीक है, चलो भाई ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। चलो पहले हम बताते हैं, आयताकार खेत बना दिया हमने। ठीक है, एक आयत के आकार का खेत बना दिया। अब इसने कहा है उसकी छोटी भुजा, उसकी छोटी भुजा कौन सी है, तो छोटी भुजा मान लो ये वाली है। ठीक है, इसको हमने x मान लिया छोटी भुजा को। छोटी भुजा से किसने क्या रखा है, विकर्ण जो है, इसका जो विकर्ण है, विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। विकर्ण की बात करें तो इसे कहते हैं विकर्ण। अब ये इसकी छोटी भुजा से 60 ज़्यादा है, तो छोटी भुजा से हमने 60 ज़्यादा कर दिया इसको। ठीक है, चलो भाई ठीक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, बड़ी भुजा कौन सी है, ये वाली, वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो देखो एक चीज़ याद रखना, जिस भी चीज़ से कंपेयर किया जा रहा है उसको मान लो x। छोटी भुजा से सबको कंपेयर कर रहे हैं, तो छोटी भुजा को माना x। अब इसने कहा कर्ण जो है वो उससे 60 ज़्यादा है, तो कर्ण में 60 जोड़ दिया, मतलब छोटी भुजा में 60 जोड़ दिया, कर्ण बन गया। बड़ी भुजा क्या है, छोटी भुजा से 30 ज़्यादा है, तो छोटी भुजा में 30 को जोड़ दिया, भाई बड़ी भुजा ही आ गई। ठीक है, तो अब ये कह रहा है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये खेत आपको दिख रहा है, उसकी भुजाएं ज्ञात करनी है। CD ये हमारे पास हो गया। आयत है मतलब ये 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसके हल की बात करें तो इसमें मैंने मान लिया, माना जो छोटी भुजा है, जो छोटी भुजा है वो दे रखा है आपको x मीटर। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद विकर्ण की बात करें तो विकर्ण कितना है हमारे पास, ये आपके पास आ गया है x प्लस में 60। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं बड़ी भुजा, तो ये दे रखा है आपका छोटी भुजा से 30 ज़्यादा है, तो छोटी भुजा x थी तो उससे 30 ज़्यादा हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, भाई छोटी भुजा x थी उससे 30 ज़्यादा हमने लिख दिया, बात खत्म। चलो भाई आ गया। अब इसमें ये कहा गया है कि भाई तीनों भुजाएं ज्ञात करनी है, तो हमें पता है, क्या पता है कि भाई त्रिभुज ADC समकोण है, समकोण कोण D पर है। ठीक है भाई, ADC क्या है, समकोण है, वो भी D पर समकोण है। ओके, चलो भाई, तो जब ये D पर समकोण है तब क्या होगा, तो तब हम कहेंगे भाई कि D के सामने वाला AC विकर्ण हो गया, मतलब कर्ण हो गया, और ये लंब और ये आधार कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि AC का वर्ग जो है वो हो जाएगा AD का वर्ग प्लस में DC का वर्ग, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, AC कितना है, तो x प्लस में 60 है।
ठीक है। AD कितना है तो ये x का वर्ग है, और DC कितना है तो x प्लस 30 का वर्ग है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। इसका वर्ग जैसे ही आप खोलते हो तो खोलते ही किस तरह से खुलेगा, तो ये खुलेगा हमारे पास, तो x प्लस 60 मतलब x का वर्ग प्लस में 60 का वर्ग प्लस में 2ab मतलब 120x होगा। बराबर में क्या दे रखा है, तो x का वर्ग और उसके साथ चलेगा ये, यानी x का वर्ग प्लस में x प्लस 30 के वर्ग के लिए क्या होगा, तो x का वर्ग प्लस में 30 का वर्ग प्लस में 2ab मतलब 60x होगा। ये चीज़ चलेगा हमारे पास, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में आप देख सकते हो x के वर्ग से x का वर्ग यहाँ पर कट गया, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 3600 प्लस में 120x बराबर में x का वर्ग प्लस में 30 का वर्ग 900 आएगा प्लस में आएगा 60x, ठीक है। ये चीज़ आ गई है। इसको उठा के दूसरी तरफ लेके आते हैं भाई, इसको उठा के अब दूसरी तरफ लेके आते हैं। दूसरी तरफ लाओगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये इधर 0 आ जाएगा, इधर x का वर्ग आ गया प्लस में ये 900 ही है, ठीक है। 3600 इधर आके माइनस होगा, पहले तो 120 को ले आते हैं, 120 उठा के इधर आएगा तो ये 60 प्लस का था, ये माइनस का आएगा, तो यहाँ पर भी -60 आ जाएगा, -60x आ गया। 3600 को इधर लाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो 3600 में से 900 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 3600 में से 900 जाती है 2700 बचेगा, ठीक है भाई। ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब ये चीज़ देखना, जब दोनों चीज़ें माइनस हो जाए तो ये वाली जो टूटेगी वो दोनों माइनस में टूटेगा, ठीक है। दोनों को दोनों माइनस में टूटेगा, तो माइनस में नहीं, एक प्लस में एक माइनस में टूटेगा। बस यहाँ देख लेना, ये अगर नेगेटिव में आ गया तो इसको प्लस और माइनस में तोड़ना है, ठीक है। 60 को कैसे तोड़ेंगे, तो 90 और 30 में तोड़ेंगे, 9 या 27 होगा और 90 में से 30 जाएगा तो 60 भी बचेगा, ठीक है। चलो भाई तोड़ लेते हैं इसको। तो x का वर्ग आ गया, माइनस में 90x है और प्लस में 30x है और माइनस में 2700 आ गया, ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हैं भाई x हमने कॉमन ले लिया तो x माइनस में 90 आएगा, इसमें से हमने 30 कॉमन ले लिया तो भी x माइनस में 90 आएगा। ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। बराबर में 0 चल रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं x माइनस 90 और x माइनस 90 दोनों सेम आ रहा है, यानी हम सही जा रहे हैं, ठीक है। चलो भाई, तो x माइनस 90 को हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पर देख दिया भाई x प्लस 30 आ गया है, बराबर में यहाँ 0 है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं भाई x माइनस 90 के बराबर 0 रखेंगे, इसके बराबर में 0 रखेंगे और x का मान निकालेंगे। तो इसके बराबर में 0 रखते ही x माइनस 90 बराबर में 0 रखा और x प्लस 30 बराबर में 0 रखा, तो यहाँ से हम देख सकते हैं x का मान 90 आ गया और x का मान आ गया -30। और x एक्चुअली था क्या, x था क्या, तो छोटी भुजा x थी, तो क्या वो नेगेटिव हो सकती है, तो नहीं हो सकती नेगेटिव। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये लेस देन 0 है, जो कि क्या है, इसे कह सकते हैं संभव नहीं है, ठीक है भाई। ये तो संभव नहीं है, ओके। ये संभव है तो ये इसका आ जाएगा भाई, छोटी भुजा 90 की है। इसने क्या बोला था भाई, इसने बोला था तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो इसकी चौड़ाई तो आ गई x, और x का मान हमारा कितना आ चुका है, तो x का मान 90 आ रखा है। तो x का मान 90 है तो फिर y का मान कितना होगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं y का मान हो जाएगा x प्लस में 30, और x का मान 90 है तो y का मान हो जाएगा 120, ठीक है। y का मान 120 आ गया, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई इसकी जो चौड़ाई है वो 90 मीटर है, सेंटीमीटर है, क्या दे रखा है, मीटर दे रखा है भाई। खेत है मीटर में ही होगा, सेंटीमीटर में कैसे ही हो सकता है ना। सेंटीमीटर इतना छोटा छोटा सा हो जाएगा, वो कहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, मीटर में आएगा, ठीक है भाई। यहाँ पर ये चीज़ आ गई, तो हमारा x 90 मीटर आ गया, y 120 मीटर आ गया, ओके। चलो भाई, तो इसको आप नोट कर सकते हो यहाँ पर कि भाई खेत की लंबाई और चौड़ाई हमने ज्ञात कर ली है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी ले लीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आप देख सकते हो ये क्या है, 2018 का है, यूपी बोर्ड में ये भी आ रखा है आपका, ठीक है। तो ये भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं आपके, और ये भी आपको करने पड़ेंगे ढंग से, ठीक है ना। मस्त तरीके से अच्छी तरह से करो, तभी आगे के क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगने लगेंगे, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है। यानी दो वर्ग की बात करूं तो एक वर्ग छोटा सा यहाँ पर है, एक वर्ग मतलब थोड़ा सा बड़ा ये वाला है, ठीक है। दो वर्ग हो गए, इसकी भुजा मान लो x है, इसकी भुजा y मान लो,
ठीक है। इसने कहा है दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग कितना है, 117 है। तो यानी इसके अकॉर्डिंग मैं कहूँ तो भाई दोनों वर्ग का क्षेत्रफल, पहले का वर्ग का क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, अब दूसरे का क्या होगा, वाई स्क्वायर होगा, और इसका योग दे रखा है 117। भाई ये चीज़ तो हमें दे रखी है, ठीक है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर है, इनके परिमापों का अंतर, परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप क्या होता है, तो इसका परिमाप होता है, इसको 4 से गुना कर दो, परिमाप आ जाएगा, इसको भी 4 से गुना कर दो, इसका भी परिमाप आ जाएगा। तो यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि 4y माइनस 4x, यानी इसको लिख लो ऐसे, 4y माइनस 4x, ये दे रखा है 12। यानी कि इसने क्या रखा है, इसका परिमाप, बड़े वाले का परिमाप, उसमें से छोटे वाले के परिमाप को घटा दिया और घटाती 12 आ रहा है, ठीक है। चलो भाई ठीक है, तो दोनों वर्गों की भुजाई ज्ञात कीजिए, मतलब x और y का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ से हमने 4 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, y माइनस में x बराबर में 12, ठीक है। 4 तिया 12, यानी हम देख सकते हैं y माइनस एक्स बराबर में 3 है। इस x को उठा के दूसरी तरफ लेके जाओगे तो y का मान आ जाएगा 3 प्लस में x आ जाएगा। y का मान कितना आ गया, 3 प्लस में x आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया, y का मान जो 3 प्लस में x आ गया उसको उठा के पहले समीकरण में रख दिया, ये समीकरण 1 है। तो ठीक है, हमने लिख दिया y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसको y को मान को उठा के हमने जैसे इसके अंदर रखा तो हम देख पा रहे हैं क्या बन गया, ये x का वर्ग प्लस में y की जगह आएगा 3 प्लस में x का वर्ग बराबर में 117। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया, ओके। अब इसके बाद हम देखते हैं भाई इसके बाद क्या होगा। तो यहाँ पर इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये x का वर्ग प्लस में 3 प्लस में x, मतलब 3 तिया 9, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और इसके बराबर आ रहा है 117। ठीक है, इसके बराबर 117 आ रहा है। तो भाई इसका खोला क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो लगा दिया हमने, ओके। चलो भाई इसमें देख सकते हैं x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 6x ये भी है, 117 को उठा के इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस होते ही कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108 हो जाएगा, माइनस में 108 हो गया, ठीक है 108। हाँ, अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो भाई 2 कॉमन आ रहा है इसमें से, तो 2 हमने इसमें से कॉमन ले लिया। कॉमन लेते ही कितना बच गया, x का वर्ग प्लस में 3x माइनस में 54 बराबर में 0, 2 जाके 0 की तरफ चला जाएगा, ये 0 हो गया। अब इसमें हम देखते हैं भाई ये किस तरह से गुणनखंड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, अभी तो आगे हमारे पास ये 2 उधर जाके 0 हो गया, तो हमारे पास ये समीकरण बन गई है। अब इसमें ऐसे करना है भाई, इसको क्या करना है, तोड़ना जो है ऐसे तोड़ना है कि 54 वाला जो है, मतलब एक प्लस और एक माइनस में जाएगा, ठीक है, एक प्लस एक माइनस में जाने वाला है। तो हम इसको कर सकते हैं 12 13, जैसे 54 की बात करें तो 54 हमारे पास फैक्टर जो आएगा वो 2 से 27 आएगा, और 3 से 9 आएगा, और 3 से 9 आएगा, और 3 आएगा और 1 आएगा, इसी जगह 2 3 3 3, यही इसके गुणनखंड होते हैं। तो यहाँ से हम कर सकते हैं 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 9 और 6, 6 नीम 54 बिल्कुल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसमें कि भाई ये 6 नीम 54 तो कट जाएगा, बन जाएगा, यानी x का वर्ग प्लस में 9x माइनस में 6x माइनस में 54 बराबर में 0, इस तरह से चीज़ चल जाएगी, ठीक है। यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, x कॉमन लेते ही देखो क्या बन रहा है, तो x कॉमन लेते ही हमारे पास गया x प्लस में 9 हो गया। इसमें से -6 कॉमन ले लेंगे, तो -6 कॉमन लेते ही ये हो गया x प्लस में 9 हो गया। यहाँ से हम लिख सकते हैं एक आ गया x प्लस 9 और एक आ गया x माइनस 6, ये 2 चीज़ें हो गई, ठीक है। एक आ गया x प्लस 9, एक x माइनस 6 और बराबर में 0, ठीक है। यहाँ से हम 2 संख्याएं निकाल सकते हैं भाई, दोनों संख्याएं क्या होंगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ठीक है, x प्लस पे 9 बराबर में 0 आएगा और x माइनस में 6 बराबर में 0 आएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं x का मान -9 हो गया और x का मान 6 हो गया, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी भुजा नेगेटिव होगी, तो नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ हम देखेंगे भाई ये लेस देन 0 जाएगा, ये क्या है, ये ठीक जा रहा है, तो यह संभव नहीं है, तो ये वाला चीज़ गलत हो जाएगी, ये आपका ठीक है आंसर।
ठीक है, x के बराबर 6 आ गया। चलो भाई यहाँ देख लो, अब यहाँ पर देखा हमने कि वो जो छोटा वर्ग आया था, जो छोटा वर्ग है उसकी जो की बात करें यहाँ पर x जो है, ठीक है, x का मान कितना आ गया, उसकी भुजाएं कितनी आ गई, 6 आ गई। बड़े की बात करें तो क्या आएगा, तो बड़े के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पर एक समीकरण हमारे पास है, ठीक है, समीकरण यहाँ पर ये भी है y बराबर 3, इसको हम 2 समीकरण मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे भाई क्या, x का मान समीकरण 2 में रखने पर भाई x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो y का मान, y कितना था, y हमारा था 3 प्लस में x था, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस में x है, तो x का मान कितना है हमारे पास, तो x का मान 6 है, तो हम 6 ही रखेंगे इसमें। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो बड़ा वर्ग था उसकी भुजा 9 थी, ठीक है, और ये किस में आ रहा था, सेंटीमीटर है, किस में है, वर्ग मीटर है, तो मीटर में चल रहा है, तो ये 9 मीटर था, और यहाँ की बात करें तो ये 6 मीटर था। यानी जो 2 वर्ग थे हमारे पास, एक छोटा वर्ग था जिसको मैंने x माना था और एक जो बड़ा वर्ग था, ठीक है, जिसको y माना था। तो ये x कितना है, तो x हमारे पास 6 आ रहा है और y कितना आ रहा है, तो ये 9 आ रहा है, ठीक है। चलो भाई ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है, ओके, ठीक है भाई। चलो फिर ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मैं रेज करता हूँ। ओके तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, मतलब इस समीकरण को हमें हल करना है। ये क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड 2020, ठीक है, यूपी बोर्ड 2020। चलो भाई देखते हैं क्या कैसे होगा, क्या होगा। तो यहाँ हमें दे रखा है ये, तो इसमें करते हैं पहले तो इसे बनाना है द्विघातीय समीकरण, क्योंकि अभी तो नहीं दिख रहा, क्योंकि द्विघातीय मतलब 2 घात होनी जरूरी है, वो तो हमें दिख नहीं रही। चलो भाई करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो इसमें हम देख पा रहे हैं x + 3 और 2x - 1, इसका एलसीएम क्या आएगा, तो इसी को 2 बार गुना करके लिख दो, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ उठ के ऊपर जाएगी, यानी ऊपर 2 तो हमारे पास है, 2 जो गुना में है वो ऊपर के साथ ही रखना, ठीक है। ये नीचे वाली चीज़ ऊपर जाके गुना होगी तो 2x प्लस में माइनस में 1 का वर्ग हो जाएगा, माइनस में 3 है, अब ये नीचे वाली जाके ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो x + 3 इससे गुना होगा तो कितना हो जाएगा, x + 3 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हल चल रहा है, यहाँ पे हल हो रहा है, ठीक है, ओके ये आ गया। अब इसको हम इसमें क्या करेंगे, इसका वर्ग खोलते हैं, वर्ग खोलेंगे तो क्या होगा, तो 2 का 2 है, इसका वर्ग खोला तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और माइनस में 2ab मतलब 4x है, ठीक है। इधर की बात करें तो ये -3 है और a का वर्ग है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 2ab मतलब 6x हो जाएगा। ये चीज़ हमारे पास आ गई। और नीचे की बात करें तो नीचे हमारे इसके बराबर में भी कुछ था, बराबर में 5 है, ठीक है। नीचे की बात करें तो इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x का वर्ग, भाई x को 2x से किया 2x का वर्ग, x को 1 से किया तो -x, 3 को 2 से किया तो 6x, 3 को 1 से किया तो -3 और बराबर में आ रखा है 5, ठीक है भाई। जो कट रहा है वो काट देते हैं, पहले तो गुना कर लेते हैं, 2 को अंदर गुना करेंगे, अंदर गुना करते ये हमारे पास आ रहा है 8x का वर्ग, माइनस में प्लस में 2 माइनस में 8x, माइनस में जब ये अंदर गुना होगा तो माइनस वाला प्लस को माइनस कर देगा, तो 3x का वर्ग है जो -3x का वर्ग होगा, 3 को 9 से करेंगे तो 9 × 3 = 27 हो जाएगा, माइनस का वो भी 27 हो जाएगा, और 3 को जब इससे करेंगे तो 6 × 3 = 18 हो जाएगा, -18x हो जाएगा, ठीक है। और नीचे की बात करें तो ये हमारे पास आ रहा है 2x का वर्ग प्लस में 5x माइनस में 3 बराबर में 5 है, इसी आगे, ठीक है। जो कट रहा है उसे काट देते हैं, बाकी को रहने देते हैं। इसमें हम देख पा रहे हैं 8x के वर्ग में से 3x का वर्ग गया तो यानी 5x का वर्ग बच गया। चलो भाई ठीक है, ये लिख दिया हमने। उसके बाद क्या चीज़ है, 8x में से और 18x दोनों माइनस के हैं, ठीक है, दोनों माइनस के हैं, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 8 और 18 26 हो जाएगा, -26x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं भाई क्या है, 2 प्लस का और 27 माइनस का है, यानी हम कह सकते हैं -25 आ जाएगा, तो हमने इसको लिखा -25। इसके बराबर में क्या चीज़ बचा भाई, बराबर में है 5 और इसके नीचे आ रखा है कितना, 2x का वर्ग प्लस में 5x माइनस में 3, इसी आ रखे,
ठीक है, नीचे वाली चीज़ वैसे के वैसे रख दी, ऊपर वाले को सॉल्व करके छोटा कर दिया। ठीक है, अब नीचे वाले को उठा के इस साइड गुना कर देंगे। अब गुना करते क्या हो जाएगा, तो भाई यहाँ हम देख सकते हैं ये है 5x का वर्ग माइनस 26x माइनस 25, ये इधर जाएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10x का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, 5 को 5 से करेंगे तो 25 आएगा, तो भाई 25x हो गया, और माइनस में 5 को 3 से करेंगे तो 5 के 15 आ गया। भाई ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, अब इस पूरे को उठा के इस साइड, इस पूरे को उठा के इस साइड ले आते हैं। इस साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 0 है। ठीक है, ये उधर जाएगा तो इधर कुछ नहीं बचा, तो 0 बचा। ठीक है, 5x वर्ग इस 10 में से घट जाएगा, तो बचा कितना, 5 ही बचेगा, तो हमने लिख दिया 5x का वर्ग आ गया। ठीक है, इस 26 को उठा के इधर लाएंगे तो ये माइनस का 26 उधर जाके प्लस का 26 होगा, तो प्लस 26 और प्लस 25 कितना, 51 आ रहा है, तो 51 आ जाएगा। ठीक है, 25 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये 10 का 10 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास। अब हम देख पा रहे हैं भाई 5 दाएँ 50, 50 जा रहा है, इसको कैसे तोड़े कि 50 आएगा। ठीक है, तो 50 की बात करें तो 5 दाएँ 50 आ रहा है, यहाँ पर आएगा ये। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसको द्विघातीय सूत्र से करते हैं, क्योंकि ऐसे करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो द्विघातीय सूत्र के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर a का मान कितना है 5, b का मान कितना है 51, c का मान कितना है 10। चलो भाई ठीक है, अब यहाँ से हम x निकालेंगे तो क्या होता है माइनस b मतलब माइनस 51, प्लस माइनस में अंडर रूट में b का वर्ग माइनस में 4a और c, यही होता है हमारे पास। ठीक है, और बटे में क्या होता है 2a यानी 2 गुने में 5, यही आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ओके भाई, यहाँ से हम x का मान निकालते हुए कितना आ रहा है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं माइनस 51 प्लस माइनस में 51 का स्क्वायर कितना होता है, तो इसका आएगा 2601 आएगा, मतलब 2601 आएगा, 2601 आ जाएगा, माइनस में 5 चौक 20 ये 200 आ जाएगा। भाई इसको वर्ग निकाल लेना आप। ठीक है, इसकी ट्रिक भी बता रखी है, वो भी देख लेना आप। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज़ है, नीचे की बात करें तो 5 दूनी 10 आ रखा है, ये 10 आ जाएगा। चलो भाई ठीक है, अब आते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं भाई x का मान कितना आ रहा है, तो माइनस 51 प्लस माइनस में अंडर रूट में 2601 में से 200 जाएगा तो बचेगा 2401, और बटे में 2a मतलब 10 आ गया। ठीक है, x का मान निकालेंगे तो माइनस 51 प्लस माइनस में 2401 का रूट कितना होता है, तो ये होता है 49 का रूट होता है, 49 का। ठीक है, और बटे में आ रखा है 10 हमारे पास। ठीक है भाई, इसमें करेंगे देखो माइनस 51 प्लस में 49 बटे में 10 है, या फिर आएगा माइनस 51 माइनस में 49 बटे में 10 आएगा, ये दो चीज़ आ रही है। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारे पास माइनस में 2 बटे में 10 आ रहा है, और ये आ रहा है माइनस में 100 बटे में 10 आ रहा है। ठीक है, इससे ये कट गया 5 पर, और ये 0 से 0 कट गया, यानी x का मान आ गया हमारे पास माइनस 1 बटे में 5 और माइनस में 10, ये दो आंसर x के आ गए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही कहा था भाई x का मान हमें ज्ञात करना है, तो वो हमने निकाल लिया। ठीक है, चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर भी ये कंप्लीट होगा, और ये भी आपका 2020 का ही क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती जा रही है और दिमाग में बिठाते जाना। ठीक है, ओके, तो आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन में दे रखा है समीकरण 2x, ये आपको एक समीकरण सी दे रखी है, के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा इसके हल निकालें। मतलब इसकी प्रकृति ज्ञात करनी है, इसका हल निकालना है, दोनों चीज़ें करनी है। चलो भाई देख लेते हैं किस तरह से प्रकृति और हल। देखो प्रकृति के लिए हमें निकालना होता है डी निकालना होता है, डी के अकॉर्डिंग हम प्रकृति निकालेंगे। ठीक है, तो पहले तो इसको समीकरण तो बना लें, पहले ये द्विघातीय समीकरण बन जाए, उसके बाद हम चीज़ें करेंगे कि भाई उसका प्रकृति निकालना है या मूल ज्ञात करना है, वो चीज़ें करने वाले हैं। तो पहले देखो इसको द्विघातीय बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा इसका एलसीएम, तो इसको हल करते हैं। तो हल में ये हमारे पास आ जाएगा, हल में कैसे, देखो इसका एलसीएम जो आएगा, एलसीएम सेम आ जाएगा क्या, x माइनस में 3 और x 2x प्लस में 3, ये एलसीएम आ जाएगा इसका। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसकी बात करें, x माइनस 3 से इसको भाग करोगे तो यही बचेगा, ये इसके ऊपर से गुना हो जाएगा, यानी आएगा ऊपर 2x और ये आएगा 2x प्लस में 3 आ गया। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गई है। उसके बाद यहाँ की बात करें तो 2x प्लस 3 से नीचे भाग होगा तो बचा क्या, x माइनस 3, वही ऊपर गुना होगा, तो ये आ जाएगा x माइनस में 3 आ जाएगा। ठीक है भाई, प्लस में इधर तो ये दोनों चीज़ें हैं तो कुछ भी नहीं होगा, ऊपर जो है वही रहेगा, 3x प्लस में 9 आएगा और बराबर में 0 आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई ये भी ठीक है। इस वाली नीचे वाली चीज़ को उठा के इधर 0 में लेके आएंगे, तो 0 में ले आएंगे तो यहाँ पर देखो
इसको जब अंदर गुना करते हैं तो ये आएगा 2x का वर्ग हो जाएगा, और इसको जब इससे गुना करेंगे तो 6x आएगा। यहाँ पर क्या है, ये x माइनस 3 है, और ये है 3x प्लस में 9 है, बराबर में नीचे वाली जो चीज़ें उसको उठा के इधर लेके आए तो वो पूरा 0 हो गया, तो इसको 0 ही जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं भाई ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4x का वर्ग आ गया भाई, 2 का वर्ग x 4 हो गया, और x का वर्ग हो गया। 6x में से x 6x और 7x, 7 और 3 10x, x वाले सबको जोड़ दिया हमने, तो ये आ गया भाई 10x, ठीक है। और बचा यहाँ पर कितना, 9 में से 3 गया, तो ये बचा है हमारे पास, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, बराबर में 0 आ गया। चलो भाई ठीक है, इसमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है, तो भाई 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने इसमें से 2 कॉमन ले लिया है, और ये बच गया है 2x का वर्ग प्लस में 5x प्लस में 3 बराबर में 0, ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब इस 2 को उठा के नीचे भेजेंगे तो यहाँ पर फाइनली जो समीकरण आ गई है वो क्या आ गई है, तो 2x का वर्ग प्लस में 5x प्लस में 3 बराबर में 0, ये समीकरण आ गया, ठीक है। ये समीकरण बाकी आगे द्विघाती समीकरण ये बन चुकी है। अब हमें इसमें देखना है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, यानी कि विविक्त कर d ज्ञात करना है। तो पहले हम देखेंगे d क्या है, तो d होता है, हमें पता है b² - 4ac होता है d, यही d होता है। यहाँ पर abc क्या है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं a का मान है 2, b का मान है 5 और c का मान है 3, ये 3 चीज़ हो गई, ठीक है। यहाँ पर b का वर्ग मतलब 5 का वर्ग आएगा, तो यहाँ हम देख सकते हैं 5 का वर्ग माइनस में 4a कितना है, तो 2 है, और c कितना है, तो 3 है, ठीक है। 5 का वर्ग 25 हो गया, और ये हो गया 4 दूनी 8, 8 3 24 आ गया, यानी ये आ गया है 1 जो कि 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा आती, 0 से बड़ी संख्या आती है तो इसकी प्रकृति क्या होगी, तो इसके 2 अलग अलग भिन्न भिन्न मूल ज्ञात होंगे, ठीक है। तो इसके हम कह सकते हैं तब समीकरण के 2 भिन्न भिन्न मूल ज्ञात होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसके 2 भिन्न भिन्न मूल ज्ञात होने वाले हैं, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब इसमें भाई मूल भी ज्ञात करने में, तो मूल कैसे निकालते हैं, तो मूल निकालने का फॉर्मूला था x बराबर में -b प्लस माइनस में √d बटे में 2a, भाई d लिखेंगे क्योंकि d हमने निकाल लिया यहाँ पे, तो d डायरेक्ट पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं -b कितना है हमारे पास 5, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -5 प्लस माइनस में √ में 1 बटे में 2a कितना है, 2 गुने में 2 आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ आ गई है, ओके। अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, x का मान आ गया हमारे पास -5 प्लस में 1 बटे में कितना, बटे में 4 है, या फिर -5 माइनस में 1 बटे में 4 है। यहाँ से हम देख सकते हैं भाई ये आ रहा है -4 बटे में 4 आ रहा है, ये आ रहा है -6 बटे में 4 आ रहा है, इससे ये कट गया और इससे 2 और ये 3 आ गया, यानी x का मान कितना आ रहा है, -1 और -3 बटे में 2, ये 2 चीज़ें आ गई हमारे पास, ठीक है ना। तो x का मान कितना आ रहा है, -1 आ रहा है और -3 बटे में 2 आ रहा है, ओके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे, और इसका यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया। ये भी क्वेश्चन आपका 2020 का है यूपी बोर्ड, ओके। चलो मैं इसको इरेज करता हूँ और आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें देखा है राजहंसों के एक झुंड में, राजहंस है उसका कोई झुंड है, ठीक है, में उनकी कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना तालाब के किनारे पर खेल रहे हैं। अब देखो इसने क्या कहा है, मान लो कुछ संख्या के ये जो राजहंस है वो थे, ठीक है, मानो मैंने यहाँ पर लिख दिया, माना राजहंस की संख्या, ठीक है, इसको हमने x मान लिया, ठीक है। अब इसने कहा है राजहंस की संख्या के वर्गमूल, ठीक है ना, वर्गमूल के 7/2 गुना, यानी वर्गमूल की बात करूं मैं, x का वर्गमूल, x अगर उसकी संख्या थी तो x का वर्गमूल होगा, उसका जो 7/2 गुना है, ये कहाँ घूम रहे हैं, तालाब के किनारे पर खेल रहे हैं। तो ये जो है इसको मैं लिखना पड़ेगा वैसे फिर, तो ये
तालाब के किनारे संख्या, तो क्या होगा, तो इसका वर्गमूल गुने में 7/2 आएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसने बोला है शेष 2 राजहंस पानी पर तैर रहे हैं, यानी बाकी बचे 2 जो हैं वो राजहंस पानी में पर तैर रहे हैं। राजहंसों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो शेष बचे 2 कह रहा है, शेष बचे 2 मतलब कि x में से इतने अगर पानी के वहां पर तैर रहे हैं तो बचेंगे कितने, तो इसमें से इसको घटाया जाएगा, और घटाने पे के बाद इक्वल टू में कितना आ रहा है, तो इक्वल टू में आ रहा है 2। क्यों, क्योंकि इसने कहा है शेष जो है 2 ही बचे हैं, यानी प्रश्न के अनुसार टोटल x थे इसके पास, उसमें से अगर इतने जो खेल रहे थे, मतलब नदी के किनारे खेल रहे थे, तो इसके बराबर में आएगा 2। ठीक है, इसके बराबर में 2 आ जाएगा। चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं इसमें माना रूट x को हमने y मान लिया। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन रूट x को y मान लो, और y मानते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये x क्या है, आपको पता होना चाहिए कि x जो है वो रूट x का स्क्वायर होता है, ये होता है, यानी कि हम कह सकते हैं ये x है, रूट x जो y है, तो ये क्या है, रूट x का वर्ग है, यानी कि हम कह सकते हैं ये आ जाएगा y स्क्वायर, माइनस में ये हो जाएगा y, यानी कि 7/2y, और बराबर में 2 आ गया। ठीक है, ये चीज़ आ गई आपके पास। ओके भाई, सही है। अब इसके बाद मैं करना चाहूँ सॉल्व, तो यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, तो ये 2 से ये गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस में 7y बराबर में बटे में 2 बराबर में 2 आ रखा है भाई, यही होगा। इसका एलसीएम नीचे 2 आ जाएगा, 2 आ गया, ये नीचे वाला 2 उधर गुना होगा, तो इसको मैं इसी को यहीं गुना कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा, ये 4 आ गया। ठीक है, इस 4 को उठा के इधर ले आते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 2y का वर्ग माइनस 7y माइनस में 4 बराबर 0। अब तुम देख सकते हो 2 चौक 8 हो रहा है, और इसको तोड़ना है और 8 लाना है, तो 8 और 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, 2y का वर्ग माइनस में 8y प्लस में y माइनस में 4, ये हो सकता है। अब देख सकते हैं हम 8 एकम 8 आ रहा है माइनस का, और 4 दूनी भी 8 आ रहा है माइनस का, बिल्कुल सही जा रहा है। चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो ये 2y कॉमन आ गया, ये बचा y माइनस में 4 बचा, इसमें क्या बचा है, 1 कॉमन ले लिया, कुछ नहीं अगर कॉमन आ रहा हो तो 1 लिख लिया करो। ठीक है, तो ये आ गया y माइनस में 4 आ गया बराबर में 0। यहाँ से हम देख सकते हैं भाई 2y प्लस में 1 आएगा और y माइनस में 4 आएगा, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इन दोनों को जब हम अलग अलग करेंगे तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं भाई, 2y प्लस में 1 बराबर में 0 आएगा। ठीक है, और 2y और क्या था, y माइनस 4, y माइनस 4 बराबर में 0 आएगा। यहाँ से y का मान अगर मैं निकालूं तो ये आ रहा है -1/2 आ रहा है, और यहाँ से y का मान आ रहा है कितना, तो इसका y का मान आ रहा है हमारे पास 4 आ रहा है। ठीक है, अब y हमने किसको माना था, तो y हमने माना था रूट x को। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं भाई रूट x बराबर में -1/2 आ रहा है, और रूट x बराबर में 4 आ रहा है, ये चीज़ आ गई। क्या कभी भी रूट संख्या नेगेटिव हो सकती है, तो नहीं हो सकती, तो ये क्या होगा, रूट x बराबर में -1/2 संभव नहीं है। ठीक है, ये तो संभव ही नहीं है। अगर ये संभव नहीं है तो इसको देख लेते हैं भाई, ये वाला आंसर आएगा। तो यहाँ से रूट x बराबर में 4 है, तो इसका वर्ग दोनों तरफ करेंगे, तो यहाँ से प्रॉपर x का मान निकलेगा, x का मान 16 आ गया। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि x का मान 16 आ गया। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों में जो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ये इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इसका द्विघातीय बनाना पड़ता है, क्योंकि ऐसे करोगे तो द्विघातीय बन ही नहीं पाएगा, चाहे आप दोनों तरफ वर्ग लगा लो तब भी द्विघातीय नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको इस तरीके से मानना पड़ेगा, फिर द्विघातीय बनेगी, फिर उसका गुणनखंड करके जैसे जिस भी मर्जी से आप कर सकते हो, उस तरह से आप इसका मूल ज्ञात कर सकते हो। कोई भी मेथड लगा के मूल ज्ञात कर लिया आपने, मूल ज्ञात करते उसको हमने जैसे कि यहाँ पर मूल हमने ज्ञात किया 4 आया, उसको इसके सामने रखा, अब वर्ग किया, तब x का मान बड़े प्यार से आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमें दे रखा है कि एक नाव स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा
की चाल से चलता है। तो भाई इसने क्या रखा है, नाव जो है वो स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, ठीक है। यह धारा की दिशा में 22 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर जाने में 5 घंटे का समय लेता है, ठीक है। अब देखो इसने क्या कहा है कि स्थिर जल में जब पानी रुका हुआ है उस टाइम पे उसमें जो नाव चल रही है तो उस नाव की जो चाल है वो कितनी दे रखी है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, ठीक है। अब क्या रखा है कि धारा की दिशा में जाएगा वो, मतलब धारा जिस तरफ चल रही है, अब पहले देखो शांत में तो बता दिया आपको। अब उसके बाद क्या है कि पानी जिस दिशा में चल रही है उस दिशा में भी जाना है नाव को, उसके विपरीत दिशा में भी जाना है। और कितना जाना है, तो धारा की दिशा में 22 किलोमीटर, विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर, जाने में उसे 5 घंटा लग रहा है, ठीक है भाई। तो धारा की चाल ज्ञात करनी है। भाई धारा की चाल क्या होगी, तो इसमें हम लिख लेते हैं भाई, क्या क्या चीज़ लिखेंगे। तो यहाँ हल में आते हैं, तो भाई इसमें नाव की स्थिर जल में चाल कितनी है भाई, ये हमें दे ही रखा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, ये दे रखा है हमारे पास। चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद हम करेंगे भाई माना, क्या माना है, धारा की चाल को हमने मान लिया है x किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो हमने धारा की चाल को मान लिया है, ओके। चलो भाई ठीक है। अब इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या रखा है भाई, कि इसने कहा है कि 22 किलोमीटर धारा की दिशा में और विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर जाने में उसे 5 घंटे का समय लग रहा है। तो इस कंडीशन से हम देखो, हम अगर मानेंगे 15 किलोमीटर, 15 नहीं 22 किलोमीटर है, 22 किलोमीटर धारा की दिशा में चलने का समय, भाई इसने कहा है कि 22 किलोमीटर धारा की दिशा में चलने का समय क्या होगा। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है, जैसे कि हमें मालूम है ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, दूरी बटे में चाल हो गई है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, दूरी कितनी है हमारे पास, तो 22 किलोमीटर, देखो यहाँ दिख रखा है 22 किलोमीटर, दूरी कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। चलो भाई ठीक है। अब मैं बात करूं चाल की, तो इसने कहा है धारा की दिशा में चल रहा है। अब धारा की दिशा की बात करें, अगर धारा इस दिशा में और नाव भी उसी दिशा में है, दोनों दिशा में है, तो नाव की जो चाल होगी उसमें धारा की चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो क्या है दोनों की चाल, भाई नाव की चाल 8 है और धारा की चाल x है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अब जुड़ने का मतलब क्या हो रहा है, ये हो जाएगा 8 प्लस में x हो जाएगा। चलो भाई ये समय आ गया आपका, इसको मैंने लिख लिया, ये T1 है, T1 लिख लिया इसे, मतलब पहला समय हो गया, जो कि क्या कर रहा है, ये 22 आएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी पहला क्या है, T1 है, T1 क्या है, जो मतलब कि धारा की दिशा में जा रहा था, तो उसका हमारा पहला टाइम हो गया। अब वो वहां से वापस भी आएगा, वापस कैसे आएगा, इसने कहा विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर चल रहा है, तो यानी हम कहेंगे 5 नहीं 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में चलने का समय कितना होगा, तो ये हमने ले लिया T2 और ये हो जाएगा 15 बटे में। अब देखो क्या होगा, धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, यानी नाव ऐसे चल रही है और उसके विपरीत दिशा में धारा चल रही है, तो क्या होगा भाई, स्पीड तो कम हो जाएगी। भाई जितनी की स्पीड में चल रही है उसमें से धारा की स्पीड को घटाना पड़ेगा, तो घटाने की बात हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा 8 माइनस में x आ जाएगा, ये चीज आएगा, ठीक है। चलो भाई, अब हमें पता है कि पहला समय और दूसरा समय मिलकर आ रहा है 5 घंटा, ये इसने कह रखा है भाई टोटल टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटे का टाइम लग रहा है, और इतना समय था दोनों का, दोनों को जोड़ोगे तभी तो 5 घंटे आएगा। अब इसको अगर मैं लिखता हूं तो ये क्या आएगा, ये आएगा 22 बटे में x प्लस में 8 प्लस में x आएगा, और 15 किलोमीटर था हमारे पास ये, हाँ 15 बटे में 8 माइनस में x है, बराबर में 5 हो गया, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे समीकरण हमने हल किए हैं बहुत, ठीक है। तो इसको हल करते हैं, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 22 बटे में 8 माइनस एक्स प्लस में 15 बटे में, ये प्लस था और ये माइनस था, अब बराबर में 5 है, यही है ना हमारे पास।
8 प्लस में x है, 8 माइनस 5 है, x है 5 है, ठीक है। इसमें हम लेंगे इसका एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, तो 8 प्लस में x आएगा और 8 माइनस में x आएगा। ये इससे गुना होगा तो 22 और यहाँ पर आ जाएगा 8 माइनस में x, और ये 15 और ये इस साइड गुना होगा तो कितना हो जाएगा, ये 8 प्लस में x होगा, ठीक है। बराबर में 5 आ रहा है, ठीक है भाई, बराबर में 5 आ गया। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई, इसको गुना करेंगे नीचे, तो गुना करते हैं क्या हो जाएगा, तो हम देख पा रहे हैं a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, तो ये होता है a का वर्ग माइनस में b का वर्ग, यानी 8 का वर्ग माइनस में x का वर्ग होगा। इसको अंदर गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 176 आ रहा है, माइनस में 22x आएगा भाई, ये हो जाएगा 22 को 8 से किया तो 176, और 22 को अगर x से किया तो ये हो जाएगा हमारा 22x। इसको अंदर गुना करेंगे तो कितना होगा, 15 अट्ठे 120 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15x बराबर में 5 आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ आ रही है। अब नीचे वाले को उठा के इस साइड गुना में कर देंगे, तो भाई कर देते हैं। यहाँ पर 176 और 120 कितना आ रहा है, 296 आ जाएगा, ठीक है। 22 में से 15 गया भाई, माइनस 22 है प्लस 15 है, ये घट जाएगा तो ये बच जाएगा कितना, तो माइनस 7x बचेगा, ठीक है। इसको उठा के इधर भेजेंगे तो 64 को गुना करेंगे 5 से, और 5 से ये भी गुना होगा तो माइनस में 5x का वर्ग हो जाएगा, ये भी चीज़ें आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कितना आ रहा है, 296 माइनस में 7x और बराबर में इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 320 माइनस में 5x का वर्ग, ये आ रहा है। पूरे को उठा के इस साइड ले आते हैं, तो इस साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ रहा है 5x का वर्ग, देखो माइनस का है, उधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7x है तो इसको भी 7x रहने दिया हमने, ठीक है। 320 को उठा के इधर लेके जाएंगे तो 296 प्लस का था, ये इधर आके घटेगा, घटते इसमें से घट के कितना बचेगा, तो ये 24 बचेगा, तो ये बच गया 24 बराबर में 0 आ गया, ठीक है। अब हम देखो इसको, इसमें भी हम यहाँ पर कर लेते हैं भाई, सूत्र से ही हम इसको हल कर लेते हैं। तो सूत्र से हल करेंगे तो x का मान कितना आएगा, तो x के मान की बात करें तो माइनस बी, यहाँ पे देखो b कितना है -7, यानी ये +7 हो जाएगा, माइनस प्लस आएगा, माइनस में b का स्क्वायर मतलब -7 का वर्ग, माइनस में 4a और c कितना है -24, और बटे में 2a आ रहा है, यानी 2 गुने में 5 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ गई, ओके, चलो भाई ठीक है। अब हम इसमें देख सकते हैं भाई 7 आ रहा है और ये प्लस माइनस आ रहा है, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये 49 आ रहा है, और इसकी बात करें तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 चौक 20, 20 को इससे गुना करेंगे तो 20 को 480 आ गया, ठीक है, और बटे में कितना आ रहा है 10 आ गया, ठीक है भाई, ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है, डन। उसके बाद हम लिख सकते हैं 7 प्लस माइनस में इसको हमने जोड़ा तो ये हो जाएगा 8 5 13 529 आ गया, ठीक है, 529 आ गया और बटे में 10 आ गया, ठीक है भाई, ये चीज़ आ गई है। अब इसको हम कर सकते हैं, कितने का हो जाएगा ये 21 441 22 23 23 का वर्ग ये आ जाएगा हमारे पास, 529 है, ये हमारा हो जाएगा 23 का वर्ग, बटे में 10 आ गया, ठीक है। यहाँ पर हम इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना 7 और 23 कितना होता है, तो 7 और 23 30 होता है, 30 बटे 10, यानी हम लिख सकते हैं, देखो 30 बटे 10 यानी कि 3 आ रहा है, या फिर 7 अगर मैं माइनस कर देता हूँ इसमें, 7 अगर इसमें से माइनस कर देता हूँ, माइनस करते कितना बचेगा, ये बच जाएगा आपका 4 14 16 16 बटे 10 यानी 1.6 आएगा, वो भी माइनस का, ये चीज़ आ गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर x का मान कितना आ गया 3 आ गया, और ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास x का मान आ चुका है, यानी x क्या था हमारे पास, तो x था हमारे पास धारा की चाल, धारा की चाल कितनी आ गई 3 आ गई है। देखो एक चीज़ है, कभी नेगेटिव तो होगी नहीं धारा की चाल, माइनस हो नहीं सकती, तो माइनस वाला आंसर नहीं लेंगे, और यहाँ पर हम प्लस वाला आंसर लेंगे, और यहाँ पर हमारा x का मान कितना आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। निकालना क्या था, धारा की चाल, और धारा की चाल आ चुकी है हमारी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x का मान 3 आ गया है किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आंसर है इसका, ठीक है। चलो भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी आपका 2020 का ही क्वेश्चन है। चलो भाई, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, एक नाव की शांत जल में चाल जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से वही चीज़ है, तो स्पीड टाइम वाले क्वेश्चंस आते हैं, कई बार आते हैं। देखो 2019 में भी आ रखा है, 20 में भी आ रखा है, 20 में तो हर सेट में आ रखा है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग देख लीजिए। यहाँ पर क्या, एक नाव के शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ रखा है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे भाई क्या क्या चीज़ दे रखी है। नाव की शांत जल में चाल कितनी है, तो ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई ये तो इसकी नाव की चाल दे दी, जो शांत जल में, पानी जब रुका हुआ है उस टाइम पे जो नाव चल रही है जल के अंदर, उसकी चाल दे रखी है कितनी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो भाई ठीक है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने पर, मतलब क्या हो रहा है, धारा की दिशा में चल रही है। चलो भाई यहां पर क्या है, धारा की चाल को माना है, मान लेते हैं, माना धारा की चाल, इसको ले लिया हमने x किलोमीटर प्रति घंटा। भाई धारा जो है उसकी चाल को हमने x किलोमीटर प्रति घंटा ले लिया है, ठीक है भाई। अब इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या रखा है कि नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने पर, धारा की दिशा में कितना, 30 किलोमीटर जा रहा है, तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौट रहा है। भाई 30 किलोमीटर गया और 30 किलोमीटर वापस आ गया, ठीक है भाई। 4 घंटे 30 मिनट में पूर्ण करता है ये काम, ठीक है। चलो भाई यहाँ पर हम देख लेते हैं भाई। देखो दो टाइम हो रहे हैं, एक T1 टाइम हो रहा है और एक T2 टाइम हो रहा है, और ये दोनों मिलके हो रहे हैं 4 घंटे 30 मिनट। 4 घंटे और 30 मिनट मतलब इसको भी घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको काटा तो 2 पे आ गया, ठीक है, यानी 4 और 1/2 आ गया, 4.5 आ गया, ठीक है। अब T1 क्या है, T1 मतलब है जो पहला समय क्या लग रहा था, 30 किलोमीटर जाने में, वो भी धारा की दिशा में। जब धारा की दिशा में चलेगी, तो पिछले क्वेश्चन में बताया था, धारा की दिशा में चलेगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, पहले 15 था उसमें x जुड़ जाएगा, ठीक है। अब धारा के विपरीत भी 30 किलोमीटर जा रहा है, तो उसकी गति जो होगी, वो चाल जो होगी वो घट जाएगी, यानी 15 - x हो जाएगी। और यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ 4 प्लस में 1/2 आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 15 प्लस में x और 15 माइनस में x, ये आ जाएगा। इसको उठा के इधर गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 30 को 15 से 15 × 45, 450 माइनस में 30x होगा। इसको इधर गुना करेंगे तो ये भी आएगा 450 प्लस में 30x आएगा, ठीक है। अब बराबर में क्या आ रहा है, तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 आ जाएगा, ठीक है, ये 9/2 आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 30x से 30x कट जाएगा, 30x से 30x कट गया, 450 से 450 जुड़ता है तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 900। भाई 450 में 450 जोड़ा 900 आ गया। अब यहाँ पर जो नीचे है a + b, a - b एक फॉर्मूला लग रहा है, तो a का वर्ग माइनस में b का वर्ग आएगा, जो कि आ जाएगा 15 का वर्ग माइनस में x का वर्ग, और ये बराबर में आ रहा है 9/2 आ रहा है, ठीक है, ये आ गया, ओके। अब क्या करेंगे, हम 2 को इधर लेके जाएंगे और इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। 2 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 900 गुने में 2 आ गया, ठीक है। इस 9 को भी नीचे ही ले आते हैं, ये 9 नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। 15 का वर्ग कितना होता है, तो ये होता है 225 माइनस में x का वर्ग, ये होगा, ठीक है। कुछ कट रहा है तो हाँ भाई कट रहा है, 9 से ये कटा 100 पे, ये आ जाएगा 200 बराबर में 225 है, ठीक है, माइनस में x का वर्ग है। इस x के वर्ग को उठा के इधर लाते हैं तो x का वर्ग हो गया, और ये 225 माइनस में 20 हो गया, और 200 हो गया, जो कि आ गया 25। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं x का मान आ रहा है प्लस में 5 और x का मान आ रहा है माइनस में 5, और ये माइनस का 5 तो हम नहीं लेंगे, तो यही वाला लेंगे, तो हमारा आंसर होगा x का 5। यानी धारा की चाल कितनी हो रही है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल हो रही है। इसमें पूछा भी ये था, धारा की चाल ज्ञात कीजिए, धारा की चाल ज्ञात कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, x का मान जो आ गया 5 आ गया, तो यानी धारा की चाल कितनी होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर इसका, ठीक है। चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है एक मोटर बोट, फिर से वही है मोटर बोट के हिसाब से मतलब वही स्पीड वाला क्वेश्चन ही आ गया। ठीक है, तो एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल जो है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर स्थिर जल में चाल कितनी है? 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलो भाई इसमें आते हैं हल में। यहाँ पे हम देख सकते हैं भाई मोटर बोट, मोटर बोट की स्थिर जल में चाल दे रखी है हमें 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, ये चीज हो गया। अब इसने कहा है 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटे अधिक लेता है। देखो प्रतिकूल और अनुकूल क्या है? अनुकूल मतलब धारा के साथ चल रहा है, प्रतिकूल मतलब उसके विपरीत दिशा में चल रहा है। तो इसने ये कहा है कि 32 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में, यानी मैं कहूं भाई 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में समय, ठीक है, प्रतिकूल जाने में जो समय लगेगा उसको मैंने मान लिया T1। ठीक है, और ये कितना होगा? देखो 32 किलोमीटर प्रतिकूल जा रहा है, समय क्या होगा? दूरी मतलब 32 आ गया। और इसमें अगर मैं धारा की चाल को x मान लेता हूँ, भाई लिखना पड़ेगा नीचे लिख लेता हूँ मैं, माना, वैसे इसको ऊपर ही लिखना चाहिए था, यहाँ पर बीच में लिखना चाहिए था कि यहाँ पर बीच में आएगा कि माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये आएगा। ओके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई? धारा के अनुकूल के प्रतिकूल गया है, मतलब कि शुरू में इसका था 24 किलोमीटर था, उसमें से -x होगा भाई, प्रतिकूल में -x होगा। ठीक है, अब इसने वही चीज़ कहा है कि 32 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में समय, ठीक है भाई, 32 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में जो समय लगेगा। अब समय की बात करें तो इसको मैंने T2 मान लिया। अब ये हो जाएगा भाई अनुकूल जा रहा है मतलब उसके साथ साथ चल रहा है, यानी 24 प्लस में x आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई है। चलो भाई ठीक है, ये आ गया। अब क्वेश्चन में ये कह रखा है कि ये जो जा रहा है प्रतिकूल जाने में वही दूरी अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटे अधिक लेता है। ठीक है, यानी कि अगर प्रतिकूल जा रहा है तो 1 घंटा ज़्यादा लेगा, अनुकूल जा रहा है तो 1 घंटा कम लेगा। यानी हम कह सकते हैं जो T1 का मान जो है वो T2 की मान से 1 ज़्यादा है। ठीक है ना, इससे 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है क्योंकि उसकी स्पीड कम थी, उसकी चाल क्या थी? कम थी, तो 1 घंटा ज़्यादा लेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई T2 का T1 जो आ गया हमारे पास, T1 कितना है हमारे पास? तो ये 32 बटे में 24 माइनस x है, और ये T2 जो है कितना है? 32 बटे में 24 प्लस x है, और प्लस में 1 है। ये चीज़ आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको उठा के दूसरी साइड लेके जाते हैं तो ये बराबर के इस साइड आ जाएगा, और इसको सॉल्व करते हैं तो भाई ये कितना आ रहा है? तो 24 प्लस में 24 माइनस x, सॉरी 32 बटे में था, क्वेश्चन में कितना दे रखा है? ये 32 है। ठीक है, 32 बटे में 24 माइनस x, माइनस में 32 बटे में 24 प्लस x, और बराबर में कितना आ रहा है? तो बराबर में हमारे पास आ रहा है 1। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 24 माइनस में x और 24 प्लस में x, ये आ रहा है। ठीक है, इसको इससे गुना, देखो यहाँ पर 32 कॉमन ले लेते हैं इधर। ठीक है, 32 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचा और यहाँ 1 बचा, यही होगा। देखो जब भी सेम आए उसको कॉमन लेके बाहर कर दो, कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। कॉमन लेके बाहर कर दिया, अब 24 प्लस x 1 से गुना होगा क्योंकि कॉमन लिया तो 1 बचा यहाँ पे, तो इसको जब यहाँ पर करेंगे तो ये आएगा 24 प्लस में x, ये इधर करेंगे तो माइनस में 24 माइनस में x, ये चीज़ चलेगा, और बराबर में 1 है, ये आ गया। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? तो ये 32 आ रहा है, ये आ गया 24 प्लस में x माइनस में 24 प्लस में x, क्योंकि माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया।
ठीक है। और नीचे जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो इसका वर्ग और a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 24 का वर्ग माइनस में x का वर्ग और बराबर में 1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ हम देख पा रहे हैं 24 से 24 कट गया, ये बचा 2x, 2x को 32 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 32 दूनी 64x हो जाएगा। ठीक है, इसको उठा के इधर भेजेंगे तो 24 का वर्ग कितना होता है, तो 576 होता है और माइनस में x का वर्ग आ गया, ये चीज़ आ गई। इसको उठा के दूसरी साइड लेके जाते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हम कह सकते हैं ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस में 64x, ठीक है, माइनस में 576 बराबर में 0, ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ आ गई ओके। तो अब इसमें देखते हैं भाई किस तरह से फैक्टर होगा, इसका गुणनखंड होगा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं भाई इसको हम कर सकते हैं x का वर्ग प्लस में ये आ जाएगा आपका 72x और माइनस में 8x। भाई 72 8 को गुना करोगे कितना आएगा, तो 8 गुने 8 दूनी 16 6 आ रहा है और 8 से तो 56 और 1 57 57 आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर इसको गुना कर रहे हैं तो 576 आ रहा है और इनको घटाएंगे तो 64 भी आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ आ गया 576 बराबर में 0। यहाँ पर से x अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो आ रहा है x प्लस में 72, यहाँ से -8 कॉमन लेता हूँ तो यह आ रहा है x प्लस में 72, सेम आ रहा है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे भाई x माइनस में 8 आ रहा है और x प्लस में 72 आ रहा है, ये चीज़ आ रही है बराबर में 0। अब यहाँ से देख सकते हैं x का मान 8 आ रहा है और माइनस 72 आएगा, दो चीज़ें आ गई आपको, या फिर 8 आएगा या फिर माइनस 72। अब ये x था क्या, तो x हमारे पास था धारा की चाल थी। अब धारा की चाल नेगेटिव में तो नहीं हो सकती, ठीक है। अब नेगेटिव में नहीं हो सकती तो उस कंडीशन में क्या चीज़ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाई बराबर -72 0 से छोटा है, यह संभव नहीं है। नहीं है, ठीक है, ये संभव नहीं है। अब ये संभव नहीं है तो x का मान कितना आ गया, तब x बराबर आ गया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गई है धारा की चाल। ठीक है, x किलोमीटर प्रति मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और निकालना क्या था हमें निकाली थी धारा की चाल, जो कि धारा की चाल हमने निकाल ली है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्वेश्चन करते गए हैं। क्वेश्चन में कहा था कि भाई जो पहले वाली कंडीशन थी जो कि प्रतिकूल चल रहा था, 32 किलोमीटर प्रतिकूल जा रहा था, वो क्या कर रहा था, अनुकूल वाले से 1 घंटे क्या कर रहा था, ज़्यादा समय ले रहा था, तो हमने 1 घंटा जोड़ दिया इसके अंदर। अब उसी के अनुसार जो इसके मान था उसको यहाँ रखा और यहाँ से हमें पता है ऐसे क्वेश्चन हमने पीछे भी बहुत से करे। ठीक है, कि भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसको क्या करना है, तो इसका एलसीएम लेके इसको हमें द्विघातीय समीकरण पहले बनाना है, जो कि द्विघातीय समीकरण बना और उसको फिर हल कर देना है। ठीक है, गुणनखंड से होता है, गुणनखंड से करेंगे, नहीं तो द्विघातीय सूत्र से तो हो ही जाएगा। ठीक है, चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस लाइन को थोड़ा ऊपर लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन मैंने देखा है, किसी भिन्न का हर उसके अंश के दोगुने से 1 अधिक है। अब देखो भिन्न क्या होता है, भिन्न आपको मैं बताऊं, यहाँ पर आपको पता ही है भिन्न तो कि भाई कोई भी चीज़ जब बटे में होती है, जैसे कि 7/8 लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये भिन्न है। अब ऊपर वाला आपका अंश है, ठीक है, और नीचे वाला इसका हर है, ये चीज़ हमारी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने मान लिया कि किसी भिन्न का हर जो है उसके अंश के 2 गुने से अधिक है, तो हम पहले मान लेते हैं, माना क्या चीज़, अंश जो है वो है x। ठीक है, x को हमने अंश मान लिया। ठीक है भाई, ठीक है, अगर हम हर की बात करें तो हर कितना होगा, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर क्या है, भिन्न का हर उसके अंश के 2 गुने से 1 अधिक है, हर के 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक है, अंश जो है वो हर के 2 गुने से 1 अधिक है, ये चीज़ हो गया। चलो भाई ठीक है। यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग, भाई भिन्न जो है और उसका व्युत्क्रम है, भिन्न क्या आ रहा है हमारे पास, देखो भिन्न यहाँ पर आ रहा है अंश और हर, अंश ऊपर आता है हर नीचे आता है। ठीक है, तो भिन्न, तब भिन्न जो है, ठीक है, तब जो भिन्न आया है वो आ जाएगा हमारा, अंश है कितना x और हर है कितना 2x प्लस में 1, ये चीज़ आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब इसने कहा है यदि भिन्न के व्युत्क्रम का योग, भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग, भिन्न क्या है हमारे पास, ये है भिन्न, हमने ये लिख दिया। ठीक है,
प्लस में इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होगा, 1 बटे में ये चीज़ आ जाएगी, x बटे में 2x प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गया। इसको क्या कर सकते हैं, नीचे वाले को उठा के ऊपर लिखा जा सकता है, या फिर मैं ऐसे ही रहने देता, थोड़ा ऐसे लिख दूँ, अभी ऐसे करते हैं, बाद में करेंगे वो। ये चीज़ आ गया, मतलब जो भिन्न था वो और उसका उल्टा, इसका योग कितना है, तो इसका योग दे रखा है 2 सही 16/21, ये चीज़ दे रखा है। ठीक है, 16/21, ठीक है, ये चीज़ दे रखा है। अब इसको करना है हमें हल, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं भाई, इसको मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं y, तो हम क्या करते हैं, देखो ये क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, माना ऐसे भी हो सकता है, नॉर्मली इसको हम ले आके फिर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तब भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसको y मान लेता हूँ तो चीज़ें और इजी हो जाने वाली है। ठीक है, इजी कैसे हो जाएगी, तो यहाँ देख लेते हैं, माना हमने ठीक है, माना x बटे में 2x प्लस में 1, इसको मान लिया y। ठीक है, अगर मैंने इसको y मान लिया तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा y प्लस में 1 बटे y, और बराबर में इसको देखते हैं, 21 दूनी 42, और 42 और 16 कितना होगा, तो 42 6 48 और 58 हो जाएगा। ये हम कह सकते हैं 58 बटे में 21 आ रहा है। ठीक है, 21 दूनी 42 और 48 और 58, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से देखो, इसको y से y गुना किया, y का वर्ग प्लस में 1 बटे में y बराबर में 58 बटे में 21 आ रहा है। ठीक है, ओके, इस 21 को उठा के इधर किया तो ये क्या हो जाएगा, 21 y का वर्ग प्लस में 1 नहीं 21 आएगा, ये 21 गुना होगा तो ये भी 21 होगा, और ये y को उठा के इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 58y हो जाएगा। ठीक है, अब इसको उठा के दूसरी तरफ ले आते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, 21y का वर्ग प्लस, इसको उठा के इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, -58y। ठीक है, और प्लस में 21 बराबर में 0, ये चीज़ आ गया हमारे पास। ठीक है, इस 58y को उठा के इधर ले आए और 21 का 21 लिख दिया, बराबर 0। चलो भाई ठीक है, अब ये हमारे पास एक द्विघातीय सूत्र आ चुका है। इस सूत्र से जैसे ही हम y का मान निकालेंगे, उस y को यहाँ रखेंगे तो चीज़ें आराम से सॉल्व हो जानी है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ रखा है क्या, 21y का वर्ग, और उसके बाद क्या था, -58y प्लस में 21 बराबर में 0। ठीक है, प्लस ही था हमारे पास, चलो ठीक है, ये प्लस है। यहाँ से हम क्या करते हैं, द्विघातीय सूत्र के अकॉर्डिंग करते हैं, जो कि a हमारा 21 है, b हमारा -58 है, और c हमारा वो भी 21 है। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं भाई x का मान, सॉरी y का मान, ये y हमारा चल रहा है, तो y का मान क्या आ जाएगा, तो y के मान की बात करें तो ये आएगा -b, माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला है। ठीक है, -b प्लस माइनस में अंडर रूट में b स्क्वायर, मतलब -58 का वर्ग होगा, माइनस में 4ac, 4 गुने में 21 गुने में 21 आएगा। ठीक है, ये चीज़ आ रहा है हमारे पास। ओके, चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई, कुछ फैक्टर्स इसके आ रहे हैं, 7 7 2 56 4, चलो ठीक है। यहाँ से देखो, ये 58 आ गया, प्लस माइनस में कुछ चीज़ें कॉमन आ रही है तो कॉमन ले सकते हैं हम। 58 में कह सकते हैं भाई ये 27 का वर्ग, 27 नहीं 29 आएगा, ये 29 का वर्ग गुने में 2 का वर्ग माइनस में 2 का वर्ग, ठीक है, गुने में 21 का वर्ग, ये चल रहा है हमारे पास। ओके, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो 2 का वर्ग यहाँ से बाहर लाया जा सकता है, और इसके बटे में 2a भी आता है। 2a कितना है, 2 गुने में 21 चल रहा है, इसके बटे में 2a 2 गुने में 21 लिख दिया हमने। ठीक है, ये चीज़ चल गई है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई 58 तो ठीक है, प्लस माइनस ठीक है, 2 को हमने यहाँ से बाहर ले लिया है। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 29 का वर्ग माइनस में 21 का वर्ग, और बटे में है 21 दूनी 42 आ गया। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गई है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं भाई y का मान कितना आ गया, तो y बराबर में 58 प्लस माइनस में 2 और अंडर रूट में, देखो क्या चीज़ आ रहा है यहाँ पे, 29 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी माइनस बी होता है, तो बिना वर्ग किए भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। a माइनस बी कितना आएगा, तो 8 आएगा। ठीक है, और a प्लस बी कितना आएगा, तो ये 50 आएगा, ये आ गया। और बटे में कितना आ गया, तो बटे में है हमारा 42 है, ये चीज़ याद रखिए। ठीक है, 50 और 8 की बात करें तो यहाँ से हम इसके फैक्टर क्या आएंगे, देखो 8 के फैक्टर होते हैं 2 गुने 2 गुने 2 होता है, ये 8 का गुणनखंड होता है। 50 की बात करें तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 2 गुने में 5 गुने में 5 आएगा। तो यहाँ पेयर आपके बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, तीनों पेयर बन रहे हैं।
ठीक है, यानी 5 दूनी 10 दूनी 20, ये किसका हो रहा है 20 का वर्ग हो रहा है। और वैसे भी कैसे देखा जाए तो 8 पंजे 40, 400 हो जाएगा और 420 का वर्ग होता है, तो डायरेक्टली वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी तोड़ के किया जा सकता है, ठीक है। चलो भाई तो यहाँ पर जैसे कि हमने लिखा 400 आ गया, तो हम लिखते हैं 58 प्लस माइनस 2 गुने में अंडर रूट में 400 बटे में 42 आ गया, ठीक है। यहाँ 58 प्लस माइनस में ये 20 आ गया, 20 दूनी 40 आ जाएगा, 40 बटे में 42 आ गया, ठीक है। अब इसको लिखा जा सकता है 58 प्लस में 40, 58 में 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 98 बटे में 42 आएगा, या फिर इसको घटाया तो आ जाएगा 18 बटे में 42 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आ गया हमारे पास। अब कुछ कट रहा है इसके अंदर, तो कटने की बात करें तो 2 से कटा ये 21 आ गया, और 2 से किया तो ये हो जाएगा 59, 59 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये आ रहा है 59 बटे 21 आ रहा है, या फिर यहाँ की बात करें तो ये कितना हो रहा है 6 या 18, 6 7 42, यानी ये आ रहा है 3 बटे में 7 आ रहा है, ये चीज़ आ गई। तो y का मान 2 आ चुका है, 59 बटे 21 या 3 बटे 7, 2 चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं, ठीक है। और हमने y किसको माना था, हमने y माना था इस चीज़ को y माना हुआ था, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग देखते हैं भाई x का आंसर क्या आएगा। अब हमने हमारा आंसर निकला है 59 बटे 21। चलो भाई 59 बटे 21 के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखो y का मान 2 आया था, एक आया 59 बटे में 21 और एक आया है 3 बटे में 7, 7 ही था ना, 3 बटे में 7, ठीक है, यह था। अब हमें मालूम है y का मान है x बटे में 2x, x बटे में 2x प्लस में 1 है, और इसके बराबर में है 59 बटे में 21 कर दो, ठीक है। एक तो ये सॉल्व करेंगे और दूसरा हम सॉल्व करेंगे इसको लेके सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई इसको जैसे मैंने इधर गुना किया तो ये आ गया 21x, इसको इधर गुना किया तो ये आ गया 98x प्लस में 59 आ गया, ठीक है। 59 को उठा के इधर लाएंगे तो ये 59 आ जाएगा, और 21 को उठा के इधर लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 77x हो जाएगा, ठीक है। 59 को इधर लाएंगे तो ये माइनस 59 हो गया था। अब यहाँ से x का मान कितना आ रहा है, x का मान आ रहा है माइनस 59 बटे में 77 आ रहा है, ठीक है। और x को हमने क्या माना था, x था हमारा अंश था जो कि हमारा माइनस में आ रखा है, ठीक है ना। चलो भाई ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि अगर 3/7 होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, x बटे में 2x प्लस में 1 बराबर में 3 बटे में 7 रखेंगे। 7 को इधर गुना किया तो 7x, और 3 दूनी में 6x प्लस में 3, इसको इधर भेजा तो x बराबर में आ गया 3 आ गया। एक तो x का मान 3 आ गया और एक x का मान ये चीज़ आ गया, ठीक है। अब देखो मेन चीज़ है, भिन्न में बात करें तो अंश और हर की बात कर रहे हैं। अंश और हर जब भी हम मानते हैं तो कोई भी वो नंबर होता है वो आपका भिन्न संख्या नहीं होगी, यानी x अपने आप में भिन्न नहीं होगा, ठीक है। वो एक आपका पूर्ण संख्या होगी, ठीक है, नेचुरल नंबर होगा आपका। तो उस कंडीशन से कहा जाए तो इसमें नेचुरल क्या इंटीजर हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि भाई माइनस प्लस दोनों में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो भिन्न में नहीं होगा। तो ये भिन्न वाली संख्या ये नहीं होगी, ठीक है, तो इसको हम नहीं लेंगे, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो x का मान 3 आ जाएगा, ओके। चलो भाई x का मान 3 आ गया। इस x के मान 3 को अगर मैं रखता हूँ, अंश की बात करें तो 3 आ गया, हर की बात करें तो हर कितना आएगा, तो हर की बात करते हैं तो हर हमारा हो जाएगा, तो हर हमने दे रखा है 2x प्लस में 1 है, तो हर आ रहा है 2x प्लस में 1 आ गया। यानी इसमें देखेंगे 2 गुने में 3 प्लस में 1 आ रहा है, यानी 3 दूनी 6 7, यानी 7 आ रहा है। भाई अंश हमारा 3 है और हर हमारा 7 आ गया। अब यहाँ से देखा जाए तो भिन्न क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूंगी अंश है, ठीक है। अब भिन्न क्या होगा, तो भिन्न हो जाएगा आपका भाई अंश बटे में हर, मतलब x बटे में 2x प्लस में 1 होगा, और इसके हिसाब से कहा जाए तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 बटे में 7 आ रहा है, और यही भिन्न है और यही आंसर आ गया, ठीक है। चलो भाई आप इसको नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कंप्लीट। बाकी मैं इरेज करता हूँ और आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ दे रखा है 2 पानी के नल। देखो यहाँ पर एक नया कंसेप्ट है, पानी वाला क्वेश्चन, जो पानी के नल वाला है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपके पेपर में आता रहता है। तो यहाँ पर क्या यूपी बोर्ड 2018 के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ की बात करते हैं तो 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। यानी 2 नल अलग अलग हैं, दोनों को एक साथ चालू कर दिया और एक हौज को, एक टंकी को पूरे को भरने में कितना समय लग रहा है, 9 सही 3/8 घंटे लग रहा है, ठीक है। बड़े व्यास वाला नल जो है वो हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 8 घंटे कम समय लेता है,
ठीक है, यानी बड़े वाले टोटी को चला दिया जाए, बड़े वाले नल को चला दिया जाए, तो छोटे वाले नल से वो 10 घंटे पहले भर देता है। ठीक है, चलो भाई, प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने का समय, मतलब अगर दोनों को अलग अलग चालू कर दिया जाए, एक को अकेला चालू कर दिया जाए तो वो कितना समय लेगा, दूसरा अकेले कितना समय लेगा, इसको देखते हैं भाई किस तरीके से सॉल्व होता है। ठीक है, तो इसमें भी देखो कंसेप्ट वही चलने वाला है आपका, वही क्या, इसमें भी आपका चलने वाला है दूरी बटे में समय वाला चीज़ ही चलेगा। अब वो दूरी समय किस तरीके से होगा वो मैं बताता हूँ उसमें। ठीक है, चलो भाई, क्वेश्चन को करते जाते अपने आप पता चलता जाएगा। अभी सबसे पहले इसने कहा था कि भाई 2 पानी के नल एक साथ इसको भर रहे हैं, तो पहले हम बात करते हैं भाई बड़े व्यास वाला नल, पहले छोटे व्यास वाले नल की बात करते हैं। चलो, छोटे व्यास वाले नल द्वारा पानी भरने की प्रति घंटे की दर, भाई 1 घंटे में कितना पानी भरेगा वो, उसकी दर जो है। ठीक है ना, छोटे व्यास वाले की बात कर रहे हैं तो इसको हमने मान लिया है, माना के हिसाब से चले गए। ठीक है, तो छोटे वाले को माना, तो ये मान लो कि ये जो प्रति घंटे जो दर इसकी चल रही है वो मान लो 1 टंकी को भरने में x समय ले रहे हैं। ठीक है, यानी क्या है, इसको इसके द्वारा जो इसकी जो स्पीड हो रही है, यानी पानी भरने की जो स्पीड हो रही है वो 1 टंकी को x के हिसाब से भर रहा है। ठीक है ना, चलो भाई ये हो गया। अब हम बात करते हैं बड़े टंकी की, बात करते हैं बड़े व्यास वाले नल जो है। अब देखो बड़े व्यास वाले की बात करें तो इसके अंदर क्या है, ये 1 बटे में x है। अब देखो इसने कहा था शुरू में ही कि ये तो दोनों जो हैं, जो बड़े व्यास वाला है वो छोटे वाले से 10 घंटे कम समय लेता है। ठीक है, यानी छोटे वाला 10 घंटे ज़्यादा लेगा। फिलहाल ये कितना ले रहा है, ये x घंटे समय ले रहा है। भाई यहाँ पहले वाली लाइन के अकॉर्डिंग क्या है कि छोटे व्यास वाला जो है वो 1 टंकी को भरने में x घंटे समय ले रहा है। ठीक है, तो भाई जो छोटे व्यास वाला है, छोटे व्यास वाला जो है वो x घंटे समय ले रहा है, तो बड़े व्यास वाला कितना लेगा, तो बड़े व्यास वाला भाई उससे 10 घंटे कम लेगा। ठीक है, तो 10 घंटे कम की बात करें तो यहाँ पर 1 बटे में क्या हो जाएगा, ये x माइनस में 10 होगा, भाई 10 घंटे कम समय ले रहा है। ठीक है, तो इसकी गति क्या, इसकी चाल क्या होगी, 1 बटे में x माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ से हमने देख लिया भाई दोनों जो आपके नल थे, छोटा नल और बड़ा नल, उन दोनों की जो चाल आ गई है, मतलब पानी भरने की स्पीड जो आ गई है वो 1 बटे x आ गई है और 1 बटे x माइनस में 10 आ गई है। ठीक है, चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इसने कहा है प्रत्येक द्वारा अलग अलग से हौज भरने का समय निकालना है। अब देखो इसमें क्या था, ये तो दोनों की स्पीड आ गई, पहले वाले की स्पीड आ गई, दूसरे वाले की स्पीड आ गई है। अब दोनों मिल के अगर भरते हैं, दोनों मिल के भरने का मतलब क्या है, प्रश्न के अनुसार अगर पहला वाला और दूसरा वाला दोनों मिल के किसी टंकी को भरते हैं, ठीक है, तो वो उस 1 टंकी को भरने में इतना समय लेंगे। ठीक है, 9 सही 3 बटे 8। अब ये 9 सही 3 बटे 8 कितना होगा, 9 8 72 3 75, यानी 75 बटे 8 इतना समय लेंगे। यानी ये आ गया कितना, 75 बटे में 8 आ गया, इतना समय लेगा। ठीक है, इस नीचे वाले 8 को उठा के ऊपर लिखा जा सकता है, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ये आ गया। अब हमारे पास ये समीकरण बन गई। मेन चीज़ क्या थी, ये समीकरण तक पहुँचना। ठीक है, फिर तो आगे की कहानी वही है जो अभी तक करते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मेन चीज़ है यहाँ तक पहुँचना। तो इस पहुँचने में एक बार दोबारा बताता हूँ आपको कि छोटे व्यास वाले की बात करें तो वो 1 टंकी को भरने में x समय ले रहा है। ठीक है, और बड़े व्यास वाला थोड़ा जल्दी भर रहा है, कितना जल्दी, 10 घंटे जल्दी, यानी 1 टंकी को भरने में पहले अगर x लग रहा था तो अब x में से 10 को घटा दिया गया। ये गति है किसकी, ये चाल किसकी है, ये पानी भरने की स्पीड किसकी है, बड़े नल की है। दोनों नल एक साथ खोले तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी और दोनों जुड़ के 1 बटे में 75 बटे 8 आएगा, जो कि समय यहाँ दे रखा था। ठीक है, यहाँ से हमने इस समीकरण को बना लिया है। ठीक है, अब इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम कितना आएगा, तो x आएगा और x माइनस में 10 आएगा। ठीक है, इसको इधर भेजा तो ये आएगा x माइनस में 10 और प्लस में x बराबर में 8 बटे में 75 आ रहा है। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या, x और x जुड़ेगा तो 2x आएगा, तो यहाँ लिखा हमने 2x और माइनस में 10 और बराबर में बटे में x का वर्ग माइनस में 10x। ठीक है, बराबर में आ रहा है 8 बटे में 75।
ये आ गया। अब इस 75 को उठा के इससे गुना करेंगे, तो इससे गुना करेंगे 75 दूनी 150 हो जाएगा। 75 को 10 से करेंगे तो 750 आ जाएगा। इसको इधर गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 8x का वर्ग हो जाएगा और माइनस में 80x हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास। इस पूरे को उठा के दूसरी साइड ले आते हैं, ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 0 बचेगा, इधर बचेगा 8x का वर्ग, यहाँ पर 150 उधर जाके और माइनस जाएगा, वो माइनस में था, ये भी माइनस में हो जाएगा, तो 8 5 13 मतलब कि हो जाएगा 230। ये आ गया। इस 750 को उधर ले आएंगे तो प्लस में 750 आ गया। ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। ये एक समीकरण बन गई हमारे पास। चलो भाई ठीक है। अब इसको लेते हैं दूसरे पेज पे। दूसरे पेज पे लेंगे तो आ जाएगा 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर है और क्या है, माइनस में 230 माइनस में 750। ये चीज़ चल रहा है हमारे पास, ठीक है। बराबर में 0 आ गया। अब इसको हम करेंगे हल। इसको हल कर लेते हैं। हल करने के लिए देखो थोड़ा छोटा कर लेते हैं पहले। छोटा कैसे होगा, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लिया तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 135 हो गया और ये आ गया कितना, 375 आ गया, ठीक है भाई। बराबर में 0। यही चीज़ चल रही है हमारी, ठीक है। वो प्लस में है वहाँ पे, तो ये प्लस में भी आएगा, ये चीज़ प्लस में चलेगी, ठीक है। ये हमारे पास ये प्लस में चल रहा था तो प्लस में भी चलता रहेगा। चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पे की बात करते हैं भाई, 2 तो नीचे आके 0 हो गया। अब जो समीकरण बची है वो हमारे पास बची है 4x स्क्वायर माइनस में 135, x 135 नहीं 115 है, ये 115x है और ये भी 115x हो गया और प्लस में 375 है, ठीक है। जैसे हमने इसको 2 से भाग किया तो ये कितना आ जाएगा, 115 हो जाएगा, ठीक है। 115 आ गया। अब यहाँ पर क्या चीज़ है भाई, इसको हम करते हैं द्विघातीय सूत्र सॉल्व, यानी a का मान 4 है, b का मान है माइनस 115 और c का मान है 375। ये चीज़ आ गई। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर x का मान कितना आएगा, तो x का मान आएगा माइनस b, माइनस में b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 115 आ जाएगा। फिर प्लस माइनस में अंडर रूट में b स्क्वायर कितना है, 115 का वर्ग हो जाएगा, माइनस में 4ac, 4 को 4a और c कितना है 375 है। ये चीज़ आ जाएगा और बटे में आ रखा है 2a, मतलब 2 गुने में 4 आ जाएगा। ये चीज़ है। 115 का वर्ग कितना होगा, तो भाई 115 के वर्ग की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 5 25 हासिल 2, 5 5 2 7 और 5 है, ठीक है। बाकी 5 1 1 है और 5 1 1 है। यहाँ से करते हैं 5 7 5 12 का 2 हासिल 1 और 12 का 2 हासिल 1 3 1, ये आ रहा है 1 3 2 2 5 आ रहा है। यानी हम इसको लिख सकते हैं 115 प्लस माइनस में अंडर रूट में 1 3 2 2 5 माइनस में यह आएगा 4 चक 16 और 375 को इससे क्या, तो 1500 और ये 6000 आ रहा है, ठीक है। और नीचे आ गया हमारे पास 8। इसको हमने माइनस किया, कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ रहा है 6000, 6 दूनी 12, 7225 और बटे में 8 आ रहा है। ये तो हमारा चल रहा है x का मान, ठीक है। चलो भाई इसको इरेज करते हैं यहाँ पे। यहाँ पर देखते हैं भाई x का मान कितना आ गया, तो ये आ गया 115 और प्लस माइनस में ये किसका वर्ग है, तो ये आपका होगा 85 का वर्ग होगा ये, और छोटे छोटे हाँ 85 का वर्ग होगा। चेक कर लेते हैं भाई 85 का, तो ये 55 25 8 25 40 42 आ गया और 8 5 40 हासिल 4 8 64 4 68, ये कितना आ रहा है 5 2 2 7, यही हमारे पास, हाँ बिल्कुल ठीक है, 85 का ही वर्ग है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कितना, ये 85 आ जाएगा और बटे में आ जाएगा 8, ठीक है भाई इतना आ गया, ओके। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि x का मान कितना आ रहा है, तो इसको जोड़ते ही जब 2 आएगा, एक तो प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे। प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 200 बटे में 8, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 बटे में 8, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर हम इसको अगर भाग करते हैं तो कितना आ रहा है, तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 50, यानी ये आ रहा है 25, मतलब टोटल करके 25 ही आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं 25 आ रहा है, या फिर इसको अगर भाग करते हैं तो 8 दूनी 16 8 या 24 और 6 बटे में 8 मतलब 3 बटे में 4, इसको भाग करके तो इतना आएगा, ये इतना आएगा, ठीक है। x के मान 2 आ गए हैं। अब देखो इसमें क्या है, ये x क्या माना हुआ था हमने, x हमने माना हुआ था भाई समय, कितना समय ले रहा है,
छोटे वाला, ठीक है। अगर छोटे वाला ले रहा है कितना, छोटे वाला 25 घंटे ले रहा है, ठीक है। अगर छोटे वाला 25 घंटे ले रहा है, कहाँ गया है हमारे पास, बड़े व्यास वाला नल भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है, तो ठीक है। अच्छा, अगर x का मान 3 सही 3/4 पे ले लें, ये लेता है, अगर छोटे वाला 3 सही 3/4 घंटे लेता है, ठीक है, तो क्या इससे 10 घंटे कम बड़े वाला लेगा? तो भाई इससे 10 घंटे कम करते नेगेटिव में चला जाएगा। तो भाई यहाँ हम कहेंगे कि छोटे नल का समय 3 सही 3/4 घंटे संभव नहीं है। नहीं है भाई, संभव नहीं होगा, क्योंकि इसने क्या कहा था, इससे जो बड़े वाला जो है वो 10 घंटे कम समय लेगा। अब भाई 3 से 10 घंटे कम करोगे तो नेगेटिव में चला जाएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा मान क्या होगा, 25 होगा। तब हम क्या लिखेंगे, तब x का मान कितना 25 आ रहा है, यानी छोटे वाला जो है वो 25 घंटे समय ले रहा है। छोटा नल जो है वो टोटल 25 घंटे समय ले रहा है। तो बड़ा वाला कितना लेगा, तो बड़े वाला नल का समय ये कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा 25 माइनस में 10 आ जाएगा, और ये आ गया कितना 15 घंटे आ गया। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर छोटा वाला, छोटे नल वाला अगर वो टंकी को अकेला भरना चाहता है तो उसे 25 घंटे लगने वाले हैं, और अगर बड़े वाला अकेला भरना चाहता है तो वो 15 घंटे में भर देगा, और अगर दोनों साथ में कंबाइंड होकर भरते हैं तो वो भरेंगे 9 सही 3/8 घंटे में, ठीक है। तो ये इसका लॉजिक था क्वेश्चन का। तो यहाँ पर मेन चीज़ थी ये समीकरण बनाना, बाकी तो हल जो है वो आपने पीछे भी करे हुए, उसी तरह से इसको हल करना है, ठीक है। तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें लिखा है, यदि एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, यानी क्या है, यहाँ पर एक रेलगाड़ी है, उसकी चाल अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो क्या हो रहा है, तो रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेगा। जाहिर सी बात है, जैसे ही आप स्पीड बढ़ाओगे तो वो टाइम कम लेगा भाई, कोई भी जर्नी कंप्लीट करने में। तो वही इसने कहा 360 किलोमीटर जाना था, ठीक है, इसने 5 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा दी, तब उसका 1 घंटा कम समय लग रहा है, ठीक है। तो अब हमें बताना है रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पर हम इसमें हल में आते हैं। हल में आते हैं, इसमें माना रेलगाड़ी जो है की चाल ये आपको दे रखा है x किलोमीटर प्रति घंटा। देखो भाई, रेलगाड़ी की चाल को हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, चलो भाई ठीक है। अब इसने क्या कहा है कि 5 किलोमीटर बढ़ा दिया गया है उसकी गति, उसकी चाल को। देखो 5 किलोमीटर बढ़ाने से इसने क्या कहा है भाई, समय जो हो रहा है, समय 1 घंटा कम हो जा रहा है, ठीक है। तो भाई इसने क्या कहा है कि अगर मैं x की बात करूँ, x क्या है, तो ये इसकी चाल है, तो ऊपर हो जाएगा दूरी, दूरी कितनी है 360, और बटे में समय आ जाएगा, समय को हमने मान लिया t मान लिया, ठीक है ना, t समय मान लिया। ओके, ये कब है, जब t क्या, हम इसको y मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, y मान लेते हैं, ठीक है। यानी हम पहले लिख लेते हैं रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, ये समय कितना आ रहा है, तो समय आ रहा है y, इतने घंटे समय आ रहा है, ठीक है ना, इतने घंटे समय आ रहा है। अब देखो हमें पता है चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय होता है, यही चीज़ होती है, ठीक है। अब इसने क्या कहा है कि y का मान, मतलब कि सॉरी x का मान क्या कर रहा है, 5 बढ़ा दिया है, यानी अगर हम x में 5 जोड़ देते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, तो 360 और y समय 1 कम हो जाएगा, यही चीज़ होगा। अगर हम 5 जोड़ देते हैं चाल में तो समय 1 कम हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या था, रेलगाड़ी की चाल निकालनी है, मतलब ये निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। तो हम क्या करते हैं, देखो जब आपको चाल निकालनी हो
तो चाल को इस साइड, चाल को समीकरण का बनाना, समीकरण में रखना है, चाल को समीकरण में होना जरूरी है, अगर आपको नहीं तो फिर एक स्टेप लास्ट में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यानी हम क्या करते हैं, इस y को इधर लिख सकते हैं, यानी मैं लिख सकता हूँ भाई समय बराबर में ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, y-1 बराबर में x प्लस में 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये भी वही बात हो गई है कि भाई समय जो होगा वो दूरी बटे में चाल हो जाएगा, समय जो है दूरी बटे में चाल हो जाएगा। समय 1 घंटा कम हो रहा है, कब, जब चाल 5 बढ़ जा रही है। ठीक है, चलो भाई इस y को उठा के हम यहाँ रख देते हैं। जैसे ही हम इस y को उठा के यहाँ रखेंगे, ये समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 के अनुसार। देखो इसमें एक चीज़ याद रखना, अगर मैं वैसे ही कर देता तो हमारा y निकलता पहले, और y निकलता फिर हम पुट करके फिर x निकालना पड़ता। ठीक है, तो इस तरह से हमें देखना भाई क्या निकालना है, उसको हम लेके चलना है। तो हमें निकालनी है चाल, तो चाल को लेके चलना है। तो कैसे लेके चलेंगे, देखो y का मान एक, ये जो है उसको उठा के यहाँ रख देंगे, तो यहाँ रखते क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 360 बटे में x माइनस में 1 बराबर में 360 बटे में x प्लस में 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको उठा के इस साइड लेके आते हैं, तो इस साइड लाओगे तो क्या होगा, 360 बटे में x माइनस में 360 बटे में x प्लस में 5 बराबर में 1 आएगा। ठीक है, ये आ गया। इसमें से 360 कॉमन ले लोगे, तो 360 मैंने कॉमन ले लिया। अब बचा 1 बटे में x और 1 बटे में ये। अब इसमें से इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा x और x प्लस में 5। ये x प्लस 5 इधर 1 से गुना होगा तो x प्लस 5 आएगा, ये x इधर 1 से गुना होगा तो यहाँ माइनस x आएगा। अब बराबर में 1 आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ आ रही है। ये कब आया, 360 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, x से x कट गया, अब जो नीचे है उसको उठा के इधर ले आते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं भाई। तो यहाँ पर बचा क्या, 5 बचा है, यहाँ बचा है 5। देखो यहाँ पे, यहाँ की बात करें तो ऊपर यहाँ 5 बचा है। ठीक है, और साथ में 360 भी बचा हुआ है, तो ये बचा हुआ है 5 के साथ 360 है। और बराबर में कितना आ रहा है, तो बराबर में नीचे वाली चीज़ x और x प्लस 5 इधर जाके गुना हो जाएगा, तो x और x प्लस 5 आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास, इसको गुना करेंगे तो ये आएगा 1800। ठीक है, और ये आ जाएगा x का वर्ग प्लस में 5x आ जाएगा। ठीक है, इसको उठा के दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो 0 बराबर में आ रहा है x का वर्ग प्लस में 5x और माइनस में 1800 आ गया। ये हमारे पास एक समीकरण बन गई। ठीक है, अब इस समीकरण को करेंगे हल, तो भाई हल करते हैं तो कैसे, तो भाई इसमें a का, इसको भी सूत्र के अनुसार करेंगे, a का मान 1, b कितना है 5 और c कितना है माइनस 1800। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर में माइनस b मतलब माइनस 5 होगा, फिर प्लस माइनस में अंडर रूट में 5 का वर्ग माइनस में 4a और c कितना है माइनस 1800 है। ठीक है भाई, ये आ गया, और बटे में आ गया है 2 गुने में 1, यही चीज़ है। अब यहाँ लिख सकते हैं -5 प्लस माइनस में यहाँ पर ये आ गया है 5 का वर्ग आ गया 25। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, अब 18 दूनी 36 दूनी 72, 7200 आ गया। ठीक है, और बटे में कितना आ गया, तो बटे में आ गया 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पर x का मान आ गया है -5 प्लस माइनस में अंडर रूट में ये 7200 ये जुड़ गया, तो ये आ गया 7225 आ गया, और बटे में 2 आ गया। अब 7225 किसका है, तो ये 85 का वर्ग है, अभी थोड़ी देर पहले ही किया था हमने। ठीक है, तो इसको करेंगे मैं 85 यानी 85 बटे में 2 आ गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 मान आएंगे, एक आएगा -5 प्लस में 85 बटे 2 और एक -5 माइनस में 85 बटे 2, ये आ गया। इसको अगर भाग करते हैं तो यह 80 बटे में 2 आएगा, और जिसे काटेंगे तो ये 40 आ जाएगा। ये आ जाएगा -90 बटे में 2 आ जाएगा, और इसे काटेंगे तो -45 आ जाएगा। अब हमारा x था क्या, तो भाई x हमारा था यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल थी। अब वो तो नेगेटिव में होगी नहीं, चाल नेगेटिव में नहीं होगा तो मतलब ये चीज़ को हम नेगलेक्ट करेंगे, इसको नहीं यूज़ करेंगे, और सीधे हम आंसर इसका लिखेंगे कि भाई रेलगाड़ी की चाल जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये थी रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। उसको हम लिख देंगे रेलगाड़ी की चाल कभी भी ऋणात्मक नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, इसलिए हमने इसको रिजेक्ट कर दिया है। अब इसको हमने सॉल्व कर दिया, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें लिखना पड़ेगा रेलगाड़ी की चाल जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन आपका क्या है, यूपी बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो कर रहे हो वो सारे आपके 6 नंबर के मार्क्स के 6 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी बड़े क्वेश्चन। और बड़े क्वेश्चन 6 मार्क्स तो बहुत ज़्यादा होता है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी तैयारी बिल्कुल करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो भाई इसको नोट कर लीजिए, मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, ये है आपका 2019 यूपी बोर्ड का। उसके बाद ये 14 क्वेश्चन जो आपका विस्तृत में ही आ रहा है, एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से सेम क्वेश्चन जैसे चल रहा है, यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर अधिक होती है, देखो ये चीज़ सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है 2020 में, यूपी बोर्ड 2020 में सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यानी आप समझ सकते हो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन हो रहा है, इसमें भी क्या है, 5 किलोमीटर अधिक कर दी गई है, और तो वह यात्रा में 1 घंटे कम समय ले रहा है, मतलब सेम क्वेश्चन, ठीक है। बस लैंग्वेज थोड़ी सी अलग हो गई है, क्वेश्चन डिट्टो सेम है, बिल्कुल सेम है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था सेम टू सेम ये करना है। तो ये क्वेश्चन भी आप खुद ही करेंगे, बस आप देखना कि भाई इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी बदल दी गई है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो भाई ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हमने किए हैं, जो भी हम 17, 18, 19, 20 जो भी चल रहे हैं, ठीक है, उनके सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसके हमने छोटे क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन थे, लघु थे, अति लघु थे, या फिर यहाँ पर हमारे विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, ये भी हमने कर लिए हैं कंप्लीट। हमने इसके सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आपकी पूरी प्रिपरेशन करने की जिम्मेदारी जब ली है तो हम करेंगे कंप्लीट सारी चीज़ें, ठीक है। तो बस आप हमारे साथ बने रहिए, आपके लिए तो हम हैं यहाँ पर, ठीक है ना, हर पूरी तैयारी को एकदम 100% तक लेके जाएंगे। चलो भाई, उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन KG से लेकर 12th क्लास तक के लिए, ठीक है। और आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। और इस वेबसाइट की खासियत क्या है, तो इसकी खासियत ये है कि इसमें जो भी डाटा है, जितने भी क्लासेस हैं, सब के सब होते हैं बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। सिस्टमेटिक तरीके का मतलब एक भी, जैसे कोई भी पुरानी वीडियो आपको सर्च करनी है तो यूट्यूब पर आप जाओगे तो बहुत बच्चों के कमेंट भी आते थे भाई यूट्यूब पर क्या होता है कि भाई बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, कन्फ्यूजन होता है कौन सी पढ़े कौन सी नहीं पढ़े, क्या है क्या नहीं है, दुनिया भर की चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बनने वाला है बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से वीडियो सारी मिलने वाली है। जैसे कि आप हिंदी मीडियम है, देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें, देखो इंग्लिश मीडियम है, NTSC ओलंपियाड है, हिंदी मीडियम है, सबके सेक्शंस अलग से बना रखे हैं। जैसे कि आप हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते के साथ यहाँ पर आपने 10वीं कक्षा अपनी सेलेक्ट की और सेलेक्ट करते यहाँ पर सारे टीचर्स आपके सामने अवेलेबल हो गए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप ये चैप्टर कर रहे थे द्विघाती समीकरण, आपसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था भाई इसके कंसेप्ट वीडियो देख लेना। तो उसके लिए क्या करोगे, आप यहाँ पर मैथ्स में आओगे, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, और वॉच नाउ पे क्लिक करते के साथ हमने जितने भी चीज़ें पढ़ी, जैसे द्विघाती समीकरण, उसके भी कंसेप्ट वीडियोज़ कर, प्रैक्टिस क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, तो वो चीज़ आप देखोगे तो बहुत बेनिफिशियल रहेगी। इसी तरह से एग्जाम टाइम के लिए कोई भी वीडियोज़ जो होती है, कोई भी पुरानी वीडियो, कोई भी कंसेप्ट वाली वीडियोज़ जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो आप यहाँ आइए और देखिए, ठीक है। यहाँ बिल्कुल तरीके से आपको मिल जाएगा, सिस्टमेटिक तरीके से मिलने वाली है, और कोई चार्ज नहीं, 100% फ्री होने वाला है, कुछ भी कोई भी चार्ज नहीं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ्स के साथ है, आपके साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर कोई भी सब्जेक्ट होता है, हर सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है। तो फिर आपको सारा कंटेंट मिलने वाला है बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, मज़ेदार तरीके से, ठीक है। तो बस साथ में बने रहिए। जैसे इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते आपके सामने इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी, और वीडियो प्ले हो जाएगी तो आप बड़े आसानी से इसको देख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी में भी कोर्सेज को लॉन्च कर रखा है, जो कि 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कोर्स आपको 100% फ्री मिलने वाले हैं। तो इस चीज़ को आप अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, रिलेटिव में कोई भी पढ़ने योग्य है या फिर कोई भी जान पहचान में जो 6ठी से 12वीं कक्षा में पढ़ता है और पढ़ने योग्य है, तो आप उनको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो रहा है। आपका फ़ायदा तो हो ही रहा है, तो उनका भी फ़ायदा हो तो वो भी बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। और इसी के साथ आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते ही रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।